Hello everyone. I hope you all are doing well and it's been a long time since last time जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो पैराथायरॉयड ग्लैंड था एंड इट वाज इन 2024 एंड आज हम 2025 का पहला वीडियो बना रहे हैं या फिर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि है माइस्थीनिया ग्रेविस। ये एक सीएनएस अबनॉर्मलिटी है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जिस डिजीज़ में क्या होता है कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है उसमें किसी वजह से कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से जो मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो लूज़ कर देती है बॉडी। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि ये माइस्थीनिया ग्रेविस का क्या सिम्पटम हो सकता है कि वीक जो मसल्स मेक डिफिकल्ट एंड समटाइम्स इम्पॉसिबल टू च्यू, यानी कि चबाना एक ह्यूमन बीइंग के लिए इतना ईज़ी नहीं होता अगर उसको माइस्थीनिया ग्रेविस है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की डिजीज़ है। तो बिफोर मूविंग ऑन टू द एक्चुअल डिजीज़ एंड व्हाट आर द abnormalities, let us see what is the normal neuromuscular junction। पहले बात तो इस वर्ड से ये पता लगता है कि इस जंक्शन में क्या होगा, एक न्यूरॉन होगा, एक मसल होगी और उनके बीच में जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है उसको अपन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। ये मैंने यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये जो वाला पार्ट है ये आप देख सकते हैं न्यूरॉन है, ये जो नीचे है ये मसल्स है और इनके बीच में ये एक थोड़ी स्पेस है जिसके थ्रू जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो यहाँ से यहाँ आते हैं। तो ये एक बेसिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ अपन एक-एक करके चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे ये न्यूरॉन वाला पार्ट है। न्यूरॉन वाले पार्ट में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो कौन-सा होता है? एसिटिलकोलिन। ये सबको पता है एसिटिलकोलिन, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला एसिटिलकोलिन है। अब जो एसिटिलकोलिन है वो हमेशा वेसिकल के अंदर ही बाउंड होगा। ऐसा नहीं है कि फ्री में जैसे बाहर खुला पड़ा है, ऐसा नहीं होता। तो वेसिकल के अंदर बाउंड होता है और ये वेसिकल क्या करती है, जाके इस न्यूरॉन की वॉल से अटैच होगी और फिर ये रिलीज़ कर देगी एसिटिलकोलिन को। लेकिन ये इतना सिंपल और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसके लिए भी कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि जो ये न्यूरॉन है ये एक्साइट होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर इतना सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए जिसकी वजह से ये जो वेसिकल के अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन है, ये वेसिकल जाके इस वॉल से बाउंड हो। ऐसा नहीं है कि बिना किसी स्टिमुलेशन के, बिना किसी एक्साइटमेंट के ये अपने आप ही बाउंड होके और अपने आप एसिटिलकोलिन रिलीज़ कर दे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा कि इस स्टिमुलेशन पे जब इस न्यूरॉन को स्टिमुलेशन मिलेगा तो इसके जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाएँगे। उसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा और ये कैल्शियम का इन्फ्लक्स क्या करेगा, आगे के जो मैकेनिज़्म होने हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होना है, उन चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए काम में आएगा। अब इसकी भी एक डिज़ीज़ होगी, अपन माइस्थीनिया ग्रेविस डिस्कस करें लेकिन इसका एक छोटा भाई है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे जहाँ ये वाला इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, अभी देख लिया कि इसने पॉजिटिव चार्ज बढ़ाया, इससे क्या हुआ कि एक्साइट हो गया न्यूरॉन और न्यूरॉन में एक्साइट होने के बाद में क्या होगा, ये वेसिकल फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पड़ी है, अभी यहाँ जाके बाउंड होगा, इसके लिए भी कुछ और चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इसके छोटे से बाउंड आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, ये सारी क्या है, ये हैं डॉकिंग प्रोटीन्स। डॉकिंग प्रोटीन में देखिए ये ब्लैक वाला जो डबल एरो कॉमा साइन है वो क्या है, सिंटैक्सिन 1। ये जो डंबल शेप्ड ब्लू कलर में इंडिकेटेड है वो क्या है, सिनेप्टोब्रेविन। और ये वाला जो प्रोटीन है ये क्या है, स्नैप 25। ये सारी क्या है, डॉकिंग प्रोटीन। डॉकिंग प्रोटीन का नाम पहले मैं आपको बता दूं, डॉकिंग ऐसा मानो कि ये शिप है, ये शिपयार्ड है। तो इस शिप का इस शिपयार्ड पे बाउंड होना, ये काइंड ऑफ डॉकिंग प्रोटीन्स का जो फंक्शन है वो यही होता है कि इस शिप को इस शिपयार्ड से बाउंड करके रखना है, बाउंड करना है। तो यहाँ पे जो डंबल शेप ये सिनेप्टोब्रेविन है और ये जो सिनेप्टिक्सिन 1 है, तो ये जैसे मान लो कि लॉक एंड की की तरह काम करते हैं। ये ऐसे आएगा और इस पे ऐसे बाउंड होगा और इस पे बाउंड होगा, उसके बाद ये वेसिकल इस वॉल से अटैच हो पाएगा। तो यहाँ अपन ने ये प्रोटीन्स का नाम याद रखना है और इनका काम क्या है, ये डॉकिंग प्रोटीन्स है, नीडेड टू बाइंड एसिटिलकोलिन कंटेनिंग वेसिकल टू वॉल ऑफ न्यूरॉन। कौन सी सिंटैक्सिन 1, सिनेप्टोब्रेविन एंड स्नैप 25। अब यहाँ पे एक पिंक कलर का स्ट्रक्चर और भी दिख रहा होगा, अपन ने ये डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब यहाँ पे जो एक और चीज़ बची हुई ये है, ये एग्रीन है। अब इसका भी अपन देखेंगे क्या काम होता है। अब फर्ज़ करिए कि ये स्टिमुलेट हुआ, उसकी वजह से ये लोक एंड की वाला काम हो गया। ये डॉकिंग प्रोटीन्स हैं, उन्होंने क्या किया, इस एसिटिलकोलिन कंटेनिंग वेसिकल को बाउंड कर दिया न्यूरल वॉल से। अब न्यूरल वॉल से कनेक्ट बाउंड करने के बाद में क्या होगा कि ये वेसिकल रिलीज़ करेगा क्या, जो इसके अंदर कंटेंट है वो है एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। उसको लेने के लिए जो ये वाली मसल की जो वॉल है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर होना चाहिए। तो यहाँ जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है ये है एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स। ये एसिटिलकोलिन रिसेप्टर है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे जैसे अल्फा और बीटा सब यूनिट से बना होता है। अपन देख लेते हैं कि ऊपर अल्फा की 2 सब यूनिट्स हैं, ये क्या करेंगी, एसिटिलकोलिन को बाउंड कर लेंगी।
तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके अलावा भी पहले अपन और स्ट्रक्चर देख लेते हैं आगे का मैकेनिज्म देखने से पहले। ये जो ब्राउन कलर में मैंने इंडिकेट किया है ये क्या है? सिंस यहाँ पे एसिटिल कोलिन है तो ये एसिटिल कोलिन स्ट्रेज ये एक एंजाइम है। इसका काम क्या है? जो एसिटिल कोलिन है उसको डिजनरेट करना, यानी कि जो भी फालतू जो भी एक्स्ट्रा एसिटिल कोलिन इस साइनेप्स में होगा, इस स्पेस में होगा, उसको ये बाउंड करके और डाइजेस्ट कर लेगा, खत्म कर देगा। तो यहाँ पे अपन ने रिसेप्टर देख लिया, एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज देख लिया। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो वॉल है इसके ऊपर ये जो चैनल्स हैं ये हैं सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। वोल्टेज गेटेड का मतलब क्या होता है कि जो चार्ज की वजह से खुलते हैं बंद होते हैं। तो यहाँ कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अपन एक और चीज देख लेते हैं। जैसे अपन ने वहाँ पे डॉकिंग प्रोटीन देखी, अब यहाँ पे कुछ क्लस्टरिंग प्रोटीन होती है, क्लस्टरिंग प्रोटीन्स। क्लस्टरिंग प्रोटीन जैसे नाम से पता लग रहा है क्लस्टर, यानी कि कुछ गुच्छा बनाने के जैसे काम करते होंगे। तो ये ऐसा होता है कि ये देखो, ये एक मस्क प्रोटीन है, ये मस्क प्रोटीन है, ये LR4 प्रोटीन है और ये एगेरिन है। एगेरिन देखो मैंने कहाँ बताया था, एगेरिन था इसके अंदर। लेकिन जब ये एसिटिल कोलिन रिलीज हो रहा है तो एसिटिल कोलिन रिलीज होने से पहले से मानो कि ये बड़ा आदमी है और इससे पहले उसके गार्ड वगैरह आगे भागे भागे जाएंगे कि भाई सारे गेट वेट खोल दो, साहब आ रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ है कि एगेरिन जाता है और ये जो एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स हैं, इन रिसेप्टर्स को क्लस्टरिंग, इसका क्या मतलब है कि जो ये रिसेप्टर हैं ये अपनी साइट पे हो, यानी कि ऐसा ना हो कि ये लूज पड़ा हो और ये इधर उधर गए हुए हैं कहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फुल्ली एक्टिव होने चाहिए, उसको बाउंड करने के लिए तैयार रहने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले अगेरिन आएगा, अगेरिन बाउंड होगा LR4 को। LR4 और अगेरिन का जो कॉम्बिनेशन है वो एक्टिवेट करेगा मस्क को। ये मस्क क्या करेगा कि जो रिसेप्टर्स हैं इनको अपनी जगह पे मेंटेन रखेगा और इनको काइंड ऑफ ऐसा मानिए कि एक्टिवेट कर देगा कि एसिटिलकोलिन आ रहा है, तैयार हो जाओ। तो ये क्लस्टरिंग प्रोटीन है। अब ये जो मस्क है ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम क्या है? मसल स्पेसिफिक काइनेज, यानी कि एक एंजाइम है। ये एंजाइम किससे एक्टिवेट होता है? LR4 और एगेरिन जो प्रोटीन है उनसे। ये दोनों बाउंड होंगे, इसको एक्टिवेट कर देंगे। और क्लस्टरिंग प्रोटीन का काम क्या होता है? दे आर नीडेड टू होल्ड रिसेप्टर्स ऑन प्लेस। तो ये हो गया सारा काम। अब क्या होगा कि ये सारा हो गया, ये एक्टिवेट हो गया, ये अपनी जगह ठीक है। अब एसिटिल कोलिन आएगा, इन पे बाउंड होगा। जैसे इन पे बाउंड होगा, जो इसकी अल्फा सब यूनिट्स है दोनों, ये इस तरफ मूव कर जाएंगी और इनके बीच में एक स्पेस बन जाएगी, जिससे क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा। यहाँ से सोडियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट होगा। अब जैसे अंदर सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। और मैंने क्या बताया, ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं सोडियम के लिए, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो ये इसको स्टिमुलेट करेगा और इसको ओपन कर देगा। तो यहाँ से भी अब सोडियम आना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से बहुत सारा सोडियम यानी बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाएगा। तो ये क्या है? ये मसल ही तो है। तो ये मसल एक्टिवेट हो जाएगी, कॉन्ट्रेक्शन करने लग जाएगी। तो ये इस तरह से एक न्यूरॉन सिग्नल लेके आता है एसिटिल कोलिन के रूप में और मसल को बताता है कॉन्ट्रेक्शन करो। और ये पूरा मैंने मैकेनिज्म आपको बता दिया। इसमें क्लस्टरिंग प्रोटीन और ये डॉकिंग प्रोटीन है, इनका भी रोल मैंने बता दिया और किस तरह से ये रिसेप्टर्स अपना काम करते हैं और कैसे सोडियम चैनल्स को ओपन करते हैं। ये सारे काम हो गए। ये है नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब जो माइस्थीनिया ग्रेविस है उसमें क्या होगा? माइस्थीनिया ग्रेविस में ऐसा होता है कि सबसे पहले तो जो यहाँ अपन देख रहे थे, ये बहुत सारे क्लेफ्ट में जो ये बहुत सारे ऐसे कर्व दिख रहे थे ये गायब हो जाएंगे, यानी कि फ्लैटनिंग ऑफ सिनेप्टिक फोल्ड्स। यानी कि जो को देखो ये सिनेप्टिक फोल्ड्स थे ये फ्लैट हो जाएंगे, ऐसा हो गया। दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे इंक्रीज सिनेप्टिक क्लेफ्ट साइज, यानी कि जो इसके बीच में डिस्टेंस है, यानी कि इस न्यूरॉन और इस मसल्स के जो लेयर है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, सिनेप्टिक क्लेफ्ट की साइज बढ़ जाएगी। और क्या होगा कि जो एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। अब डिक्रीज कैसे हो जाएंगे? सिंपल सा लॉजिक है, माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। और ऑटो इम्यून डिजीज का क्या मतलब हुआ कि बॉडी के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज बन रही है उसके अगेंस्ट। नॉर्मली नहीं होना चाहिए बट ये डिजीज है। यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है उसकी एबनॉर्मलिटी है और यहाँ पे वो ये जो एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर है इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर है वो कम हो जाएंगे। अब ये कम किस किस तरह से हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस आप याद ये रखिए कि जो एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है माइस्थीनिया ग्रेविस में। और जो एंटीबॉडीज होती हैं वो आईजीजी टाइप की होती है। और यहाँ पे और क्या होता है, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ एसिटिलकोलिन एस्ट्रेज। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया है, तो जो एसिटिलकोलिन यहाँ से यहाँ आने वाला था वो धीरे धीरे आ रहा है। प्लस जो रिसेप्टर्स थे वो तो अब डिजनरेट हो रहे हैं, उनका तो नुकसान हो रहा है बिकॉज उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनी हुई है। तो रिसेप्टर कम है प्लस दूरी ज्यादा है। तो जो ये अपन ने देखा कि ब्राउन कलर में मैंने इंडिकेट किया था एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज, ये क्या करेगा, ये ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये कहेगा कि ये जितना भी एसिटिल कोलिन है ये शायद काम का ही नहीं है, वरना तो जाके बाउंड हो जाता और जल्दी से हो जाता। इसको टाइम लग रहा है पहुंचने में, यही घूम रहा है इसी के अंदर ही। तो इसका मतलब इसका कोई रोल है नहीं, ये जबरदस्ती घूम रहा है, एक्स्ट्रा है। तो उसकी वजह से जो एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज की एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। अभी जो एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी ये चीज पैथोजेनेसिस में अपने देख ली कि ये किस तरह से इस माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या क्या चीजें हो रही है। तो अपन जब इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे अपन को एक
चीज़ें याद रखनी ज़रूरी होंगी कि एसिटिलकोलिन एस्टरेज की एक्टिविटी ज़्यादा होती है माइस्थेनिया ग्रेविस में, तो अपन ऐसे ड्रग्स देंगे जो इस एसिटिलकोलिन एस्टरेज की एक्टिविटी को कम कर दें। तो ये चीज़ें आपने देख ली माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या-क्या होता है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक ये ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है, तो यहाँ क्या होता है कि यूजुअली जो माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट होते हैं ना, उनमें अप्रोक्सिमेटली 75% जो केसेज़ होते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के, उनके अंदर किसी न किसी तरह की थाइमस में अबनॉर्मलिटी होती है। अब एंटीबॉडी कौन बनाएगा? थाइमस ही तो बनाएगा, और अगर ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, तो मतलब कि कुछ ना कुछ थाइमस में गड़बड़ चल रही है। उसी की वजह से ऑटो एंटीबॉडी बन रही हैं एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर के लिए, और उसी की वजह से क्या हो रहा है? माइस्थेनिया ग्रेविस। तो 75% ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट्स में क्या होगा? थाइमस की कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी होगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे जो ऑटो एंटीबॉडी बन रही है, वो क्या कर सकती हैं? एसिटिलकोलिन के जो रिसेप्टर है, आइदर उनको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, मोस्ट प्रोबेबली तो उनको डिस्ट्रॉय करेंगी, या फिर क्या कर सकती है? ब्लॉक कर सकती हैं, या फिर एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का क्या मतलब है? कि जो ये वॉल है, इसके अंदर एंडोसाइटोस हो जाए वो, यानी कि अब सरफेस बना रह के अंदर की तरफ उनको ऐसे इनगल्फ कर लेगा मसल। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसकी वजह से क्या होगा? बेसिकली जो एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर हैं, वो कम हो जाएँगे। चाहे इनमें से कोई भी हो, रिसेप्टर तो कम हो रहे हैं, उसकी वजह से अब जो मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, वीकनिंग हो जाएगी। और जो थाइमस होता है ना, वो क्यों बनाता है ऑटो एंटीबॉडी? ये एंटीबॉडी एसिटिलकोलिन रिसेप्टर के लिए क्यों बना देता है? ऐसा नहीं है कि उसको कुछ ऐसे खुशी हो रही है या फिर ऐसा कोई रीज़न है। वो यूजुअली क्या होता है, थाइमस के अंदर एक ऑटो एंटीजन होता है, जैसे ऑटो एंटीबॉडी होती है, ऑटो एंटीजन। ऑटो एंटीजन मतलब कि वो एंटीजन का जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, वो होना ज़रूरी है नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए। वो क्या होता है थाइमस में? मायोइड सेल्स, ये ऑटो एंटीजन है, और इनके खिलाफ थाइमस यूजुअली एंटीबॉडी बनाता है। लेकिन किसी वजह से थाइमस के अंदर अबनॉर्मलिटी होगी, वो भी अपन देखेंगे क्या अबनॉर्मलिटी हो सकती है। तो अबनॉर्मलिटी होगी तो जो ये मायोइड सेल के खिलाफ जो एंटीबॉडी बन रही थी, ये ऐसा मानो कि एक्सेसिव बनने लग जाएंगी। अगर नॉर्मल बनती है तो चल जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा बनने लग जाएंगी, एक्सेसिव बनने लग जाएंगी। और ये जो मायोइड सेल है, ये रिजेंबल किसको करता है? ये मिमिक करता है एंटीजेनिकली विथ एसिटिलकोलिन रिसेप्टर। यानी कि ये मायोइड सेल है, वो जो ये एसिटिलकोलिन रिसेप्टर है, उनसे स्ट्रक्चरली या फिर एंटीजेनिकली मिमिक कर रहा है। तो बनाया तो थाइमस ने इसके खिलाफ थे, लेकिन वो काम कहाँ करने लग गए? एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर पे। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब अपन चलते हैं कि थाइमस में क्या अबनॉर्मलिटी हो सकती है। थाइमस में 2 टाइप की अबनॉर्मलिटी हो सकती है। पहली बात तो क्या होता है कि 75% केसेस में देखने को मिलता है। उन 75% में भी 65% जो केस है ना थाइमस के अबनॉर्मलिटी के, वो तो कौन से होते हैं? हाइपरप्लेजिया ऑफ थाइमस। अब हाइपरप्लेजिया आप लोगों को पता है, हाइपरप्लास्टी, हाइपरप्लेजिया ये सबको पता होता है। हाइपरप्लेजिया में क्या होगा कि जो ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो जाएगी, लेकिन उसकी नॉर्मल साइज होगी। यानी कि यहाँ पे ग्लैंड काम ज़्यादा कर रही है, लेकिन उसकी साइज नॉर्मल है अभी भी। और ये 65% केसेज में हो जाता है। 10% केसेस जो है उनमें क्या होता है? थाइमोमा, यानी कि थाइमस में ट्यूमर, ट्यूमर ऑफ थाइमस। अब इसके 2 मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। एक तो होगा लोकल। लोकल कहाँ होगा? थाइमस कहाँ लोकेटेड होता है? ये मीडियस्टेनम में होता है। मीडियस्टेनम में बेसिकली जो एंटीरियर और सुपीरियर जो डिवीजन है उसमें, तो वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर होंगे, तो इसका एनलार्जमेंट होगा, तो उन स्ट्रक्चर्स पे कंप्रेशन होगा। फॉर एग्जांपल कौन से स्ट्रक्चर हो सकते हैं? सुपीरियर वेना का हो सकता है, या फिर आर्च ऑफ एओर्टा हो सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इन पे कंप्रेशन होगा, तो कंप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द सुपीरियर मीडियस्टेनम। और क्या हो सकते हैं? पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स। पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स यानी कि ये थाइमोमा की वजह से और क्या-क्या डिजीज़ बॉडी में देखने को मिल सकती है। तो अपन ने निमोनिक बना दिया पेरा से पेराई, PARA, पेरा, P फॉर पर्निसियस एनीमिया, A फॉर एप्लेजिया, R फॉर रिड्यूस्ड ग्लोबुलिन एंड A फॉर ऑटोइम्यून कंडीशन, फॉर एग्जांपल डर्मेटोमायोसाइटिस। ये माइस्थेनिया ग्रेविस के पॉइंट ऑफ व्यू इतने अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब अपन इनको लिंक करके पढ़ेंगे तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अभी अपन देख लेते हैं कि 10% केसेस में थाइमोमा होता है और 65 में हाइपरप्लेजिया ऑफ थाइमस। लेकिन इनकी वजह से हो क्या रहा है कि ऑटो एंटीबॉडी बन रही है, किसके खिलाफ? एसिटिलकोलिन रिसेप्टर के खिलाफ। अब ये तो होगी एक ग्लैंड। दूसरी ग्लैंड कौन सी है जो माइस्थेनिया ग्रेविस से रिलेटेड हो सकती है? वो है थायराइड। थायराइड में जब हाइपरथायराइडिज्म है, तो ये कब देखने को मिलता है? ये 3 से 7% केसेस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस में हाइपरथायराइडिज्म में मिलता है। यानी कि अपन इनका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं पता, लेकिन मान लो कि 100 पेशेंट हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के, तो उनमें से 3 से 7 पेशेंट के अंदर माइस्थेनिया ग्रेविस तो है ही है, इसके साथ-साथ हाइपरथायरायडिज्म भी है। तो अपन ऐसा मान के चलते हैं कहीं न कहीं हाइपरथायरायडिज्म भी इससे रिलेटेड है। जैसे कि थाइमस की एब्नॉर्मलिटी रिलेटेड थी, तो वैसे ही 3 से 7% केसेस में हाइपरथायरायडिज्म भी रिलेटेड होता है किससे? माइस्थेनिया ग्रेविस से। अब अपन चलते हैं इसके क्लिनिकल फीचर पे। क्लिनिकल फीचर बेसिकली मतलब मोटा-मोटा अपन समझें तो क्या होगा कि ईज़ी फटीग या फिर मसल वीकनेस। क्यों? क्योंकि जो मसल को न्यूरोट्रांसमीटर आके और कॉन्ट्रैक्शन करवाने वाला था, अब वही तो या तो आ नहीं पा रहा, या फिर उसको
बाइंड नहीं हो पा रहा, रिसेप्टर कम हो गए, तो किसी ना किसी वजह से बस कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो या क्या हुआ कि मसल की वीकनेस होगी, या फिर क्या हुआ इजी फटीग, यानी कि जल्दी से फटीग आ जाएगी। ये जो मसल वीकनेस है ये इंक्रीज ऑन एक्सर्शन। एक्सर्शन मतलब जब भी आप कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्टिव है, मेहनत कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो इस पे क्या होगा, मसल वीकनेस बढ़ जाएगी। और अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, स्लीप वाइल स्लीपिंग, क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगी। और जो इजी फटीग है, इजी फटीग को ग्रीक वर्ड में क्या बोलते हैं, स्टेनिया, और मायो मतलब मसल, तो इजी फटीग ऑफ मसल को ही माइस्थेनिया बोलते हैं। तो ये वर्ड भी अपने आप में बता रहा है माइस्थेनिया ग्रेविस, यानी कि इजी फटीग ऑफ मसल्स, ये तो हो गया माइस्थेनिया। ग्रेविस का क्या मतलब है कि कुछ कंडीशंस में ये इतनी सीवियर हो जाती है कि काइंड ऑफ इट कैन लीड टू डेथ, या इट रिजेंबल टू डेथ। तो ये ग्रेव वहां से हो गया, और माइस्थेनिया का मतलब है इजी फटीग इन मसल्स, तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया। अब यहाँ पे जो मसल्स इन्वॉल्व है, ये जो फैटीग है इन मसल्स में, कहाँ कहाँ की मसल्स है, बेसिकली तो ये पूरे बॉडी में ही मसल्स में होगा, लेकिन कौन सी ऐसे मसल्स हैं जिनमें प्रोमिनेंट है, जिनमें फॉर श्योर होगा। सबसे पहले होती हैं ओकुलर मसल्स। ओकुलर मसल्स में सबसे पहले सिम्टम्स दिखना शुरू होंगे, और इस पे मोस्ट कॉमन है, यानी कि और कुछ हो ना हो, ओकुलर मसल्स में माइस्थेनिया ग्रेविस के सिम्टम्स दिखने को जरूर मिलेंगे, और ये सबसे पहले देखने को मिलते हैं। इसका लॉजिक भी समझ में आता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आईलिड्स है, तो आईलिड्स कंटिन्यूसली वर्क कर रही होती हैं, बार बार ब्लिंकिंग का उनका काम है, वो कंटिन्यूसली कर रही होती हैं, और कोई चीज़ करो ना करो, एक बैठा और रेस्टिंग बंदा भी, उसके आईलिड्स काम कर रही होती हैं। तो आईलिड्स बार बार काम कर रही हैं, लेकिन वहाँ पे जो स्टिमुलस है, एसिटिलकोलिन है, अगर वो अब सफिशिएंट नहीं है, या फिर नहीं बाउंड हो पा रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आईलिड्स में कॉन्ट्रेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगी, जो आईलिड आईलिड है वो ड्रॉप हो जाएगी, मतलब उसको ऐसा मानो कि कॉन्ट्रैक्ट होकर वापस उठने की उसमें ताकत नहीं बचेगी। तो सबसे पहले ओकुलर मसल्स में देखने को मिलता है, ये मोस्ट कॉमन है। उसमें क्या क्या देखने को मिलेंगे सिम्टम्स, प्टोसिस और ऑप्थेलोप्लेजिया, तो ये सारी चीजें उस पेशेंट में देखने को मिलेंगी। और इन ओकुलर मसल्स में जो माइस्थेनिया का पेशेंट है, उसमें अपन देखते हैं पीक साइन, ये शायद पी डबल ई क्या आएगा, ये पीक साइन। पीक साइन का क्या मतलब है कि एक पेशेंट को आपने बोला कि आप वॉलेंट्रीली अपनी आंखों को बंद कर लो, और उनको बंद ही रखो, तो अब बंद करने के लिए क्या कर रहे होगे आप, जो आईलिड्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हो, तो ऐसा होगा कि कुछ टाइम के लिए तो मानो कि एसिटिल कोलिन आ रहा था नॉर्मल, और जितना भी था उसके रिसेप्टर्स ने उसको किया, तो थोड़ी देर तक तो अपन उसको कॉन्ट्रैक्ट रख पाएंगे, लेकिन फिर पेशेंट जो माइस्थेनिया ग्रेविस है उसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिकली उसमें स्पेस बनने लग जाएगी, क्योंकि अब वो कंटिन्यूसली उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं रख पा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट रखने के लिए क्या होना पड़ेगा, एसिटिल कोलिन का कंटिन्यूसली आना पड़ेगा, और बाइंड भी होना पड़ेगा रिसेप्टर पे। तो अब रिसेप्टर तो ऑटो एंटीबॉडी की वजह से खराब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तो उस तरह से उस लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये होता है पीक साइन, यानी आप पेशेंट को बोलो कि वॉलेंटरीली अपनी आंखें बंद रखे, लेकिन वो कंटिन्यूसली नहीं रख पाएगा, थोड़े टाइम बाद में उसकी आंखें अपने आप खुलने लग जाएंगी, कोर्निया दिखने लग जाएगा, तो ये ऐसा लगेगा कि वो झांक रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पीक साइन। ये किसका सिम्टम है, किसका फीचर है, माइस्थेनिया ग्रेविस का। लेकिन यहाँ पे अपने देख लिया प्टोसिस हो सकता है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो सकता है, लेकिन एक चीज है वो नहीं होगी, वो क्या है कि प्यूपिल जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, यानी जो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स है वो नॉर्मल होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि माइस्थेनिया ग्रेविस है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के डिसऑर्डर, और जो प्यूपिल है उसमें क्या होता है, न्यूरो इफेक्टर जंक्शन होता है। ये बेसिकली एक काइंड ऑफ वेरिएंट है न्यूरोमस्कुलर का, जहाँ पे ऑटोनोमिक नर्व डायरेक्टली जो मसल फाइबर्स हैं उनसे कांटेक्ट में होती है, तो उसको अपन न्यूरो इफेक्टर जंक्शन बोलते हैं। ये काइंड ऑफ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे अपन को कोई डिजीज या फिर कोई अबनॉर्मलिटी देखने को नहीं मिलेगी, ये नॉर्मल होगा माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में। तो ये भी अपने ख्याल में रखना है कि क्वेश्चन में दे दिया कि एक पेशेंट को प्टोसिस है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया है, उसमें पीक साइन देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके पिपलरी रिफ्लेक्स नॉर्मल है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अपन थर्ड नर्व, क्रेनियल नर्व की पैल्सी, या फिर डायबिटीज, या फिर फॉर एग्जांपल ये माइस्थेनिया ग्रेविस में कंफ्यूज हो जाए, तो अपन को वहाँ ये चीज़ हेल्प करेगी कि माइस्थेनिया ग्रेविस में पिपलरी रिफ्लेक्स मेंटेन्ड होते हैं। इसके बाद में जो दूसरे ग्रुप ऑफ मसल्स हैं वो कौन से हैं, फेशियल। अब अपन ये इस तरह से भी देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मसल्स काम में आ रही हैं, जो वर्क कर रही हैं, उनसे ही अपन चल रहे हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस में सबसे ज़्यादा क्या है, जो आईलिड्स हैं, जो ओकुलर मसल्स हैं, वो कंटिन्यूसली काम कर रही होती हैं, तो वो फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन होती है। उसके बाद में फेशियल मसल्स, फेशियल एक्सप्रेशन हो, चूइंग हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो ये भी बहुत मतलब कंटिन्यूसली वर्क कर रही होती हैं, तो इनके अंदर देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या मिलेगा, वर्टिकल स्माइल। जैसे कि इस पेशेंट में देखो, यूजुअली क्या होता है, स्माइल हॉरिजॉन्टल होती है। खूबसूरत स्माइल क्या होती है, जितना इस साइड जाए हॉरिजॉन्टल, जितना विड्थ हो वो खूबसूरत होती है, बट यहाँ क्या होगा, वर्टिकल। ये अक्षय कुमार से रिजेंबल कर रहा होगा, बट ऐसा नहीं है, अक्षय कुमार के दोनों होते हैं
हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, यहाँ सिर्फ क्या होता है वर्टिकल। अब ये वर्टिकल कैसा हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा कि पहले पेशेंट ने हॉरिजॉन्टली करा होगा, यानी कि उसको अगर कंटिन्यूअसली आपने स्माइल करने के लिए बोला तो उसने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया अपने फेशियल मसल्स को और वो नॉर्मल स्माइल कर रहा था। बट पीरियड ऑफ टाइम के बाद में क्या होगा कि यहाँ भी वही आंखों वाली बात है कि कंटिन्यूअस कॉन्ट्रेक्शन उस मसल में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में डिसऑर्डर की वजह से। तो ये क्या होगा कि इस साइड से तो रिट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला मेंटेन रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऊपर खींचा तो इधर था, कॉन्ट्रेक्शन इस साइड था, तो ये इस साइड से कम होता जाएगा और ये नॉर्मल रहेगा। तो उसकी वजह से क्या अपीयर होगा, ये वर्टिकल स्माइल होगी। और इस वर्टिकल स्माइल को अपन देखते हैं और ये फीचर किसके जैसा लगता है, ये लगता है स्नार्लिंग अपीयरेंस। अब ये स्नार्लिंग क्या होता है, यूजुअली ये कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जिनमें जब वो गुर्राते हैं तो उनमें जो एक्सप्रेशन बनता है उसको अपन स्नार्ल बोलते हैं, यानी गुर्राने को स्नार्ल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, दिस एनिमल इज स्नार्लिंग, तो ये एनिमल स्नार्ल कर रहा है, तो जो ये एक्सप्रेशन बन रहा है ये इस वर्टिकल स्माइल से रिजेंबल कर रहा है, तो अपन इस वर्टिकल स्माइल को बोलते हैं स्नार्लिंग अपीयरेंस। यानी कि क्वेश्चन में एग्जामिनर देगा तो पेशेंट बोलेगा कि पेशेंट में पीक साइन देखने को मिल रहा है, स्नार्लिंग अपीयरेंस है। तो ये अपन ने कहाँ से रिलेट करना है, माइस्थेनिया ग्रेविस से। और क्या हो सकता है फेशियल मसल्स में, मसी वॉइस। मसी वॉइस का क्या मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ बहुत स्पाइसी फूड खा लिया, तो आप जिस तरह से सिसकारी या मतलब सिसकी आवाज के साथ अगर आप बोलेंगे, उस टाइम अगर आपको बोलने को बोल दिया जाए तो जो आवाज जैसी निकलेगी उसको अपन मसी वॉइस बोलते हैं, और नेजल टिम्बर। तो ये सारे जो फेशियल मसल के फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं स्केलेटल मसल्स पे। अब स्केलेटल मसल्स बेसिकली माइस्थेनिया ग्रेविस में स्केलेटल मसल होना जरूरी भी है, होगा भी, लेकिन यहाँ कौन सी होती है वो अपने ध्यान रखना है कि प्रोक्सिमल मसल्स होती हैं। अब प्रोक्सिमल मसल का क्या मतलब है कि दो मसल विच आर नियर टू द कोर ऑफ बॉडी या फिर सेंटर ऑफ बॉडी। फॉर एग्जांपल शोल्डर की होगी, अपर आर्म की होगी, थाई की होगी, बैक की होगी, तो ये सारी मसल्स को अपन प्रोक्सिमल मसल बोलते हैं। वेरेज अगर रिस्ट की होगी, लोअर लिम्स की होगी, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, डिस्टल मसल्स। तो यहाँ पे जो माइस्थेनिया ग्रेव्स के पेशेंट है उनमें जो मसल स्केलेटल मसल इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है, प्रोक्सिमल मसल, यानी इन मसल्स में वीकनेस होगी बेसिकली पेशेंट को। और यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट है वो एसिमेट्रिकल है, ऐसा नहीं है कि इस साइड वाले शोल्डर की मसल्स में अगर माइस्थेनिया ग्रेविस की वजह से अगर वीकनेस है तो इस वाले में भी होना जरूरी है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ये एसिमेट्रिकल होता है, इस साइड वाले में होगा, इस साइड वाले में नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। तो इस तरह से ये प्रोक्सिमल मसल्स की बीमारी है। अब अपन ये देख लेते हैं कि ये मोर कॉमन कहाँ है, फीमेल्स में है एज कम्पेयर टू मेल्स, और जो रेशियो है 3:2 है। और इसका ऑनसेट है वो भी वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर फीमेल्स हैं तो फीमेल्स में इसका ऑनसेट यूजुअली 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज में होता है, जबकि अगर मेल पेशेंट है तो उसकी एज 50 to 60 के बीच में इसका अपीयरेंस, इसका ऑनसेट होता है। सिंपल वर्ड्स में देखें तो मेल्स में इसका ऑनसेट धीरे लेट आता है, फॉर एग्जाम्पल उसमें 50 to 60 ईयर्स में माइस्थेनिया ग्रेविस के सिम्टम देखने को मिलते हैं और फीमेल्स में जल्दी देखने को मिल जाते हैं। अब अपन देख लेते हैं कि ये जो अपने सारी एब्नॉर्मलिटी देख, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अपन को दो चार चीजों को और भी पता होना चाहिए जो कि नॉर्मल होती हैं। यानी कि माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में बहुत कुछ खराब हो रखा है, सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सही भी हो रही है, वो नॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल डीप टेंडन रिफ्लेक्स। अब मैंने आपको बताया था कि अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, माइस्थेनिया ग्रेविस का एक छोटा भाई भी है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स और ये ब्लेडर है, ये अब नॉर्मल हो जाते हैं। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी ये चीज़ काम में आएगी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन फ्रेम करने की पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट है। तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स नॉर्मल होगा, ब्लेडर की फंक्शनिंग है वो भी नॉर्मल होगी, सेंसरी सिस्टम नॉर्मली फंक्शन कर रहा होगा और कॉग्निशन भी मेंटेन्ड होगा। तो ये सारी क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में नॉर्मल है। अब अपन चलते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला जो तरीका है वो है एड्रोफोनियम टेस्ट। एड्रोफोनियम बेसिकली एक ड्रग है। कौन सा ड्रग है, कौन सी कैटेगरी का है, एसिटिलकोलिन इनहिबिटर। एसिटिलकोलिन क्या है, वो एंजाइम है जो एसिटिलकोलिन को डिजनरेट कर रहा है। यानी कि ये एंजाइम अगर काम कर रहा है तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस को ही सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि एसिटिलकोलिन को डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज हो जाएगा तो कॉन्ट्रेक्शन कैसे करवाएगा वो बाइंड होके। तो अपन इसका इनहिबिटर देते हैं, और इसका इनहिबिटर का एक जो इस कैटेगरी के ड्रग्स है उनमें से एक है यूट्रोफोनियम। अब यूट्रोफोनियम के बारे में स्पेसिफिक क्या है कि फास्ट एक्टिंग है, यानी देते ही काम करना शुरू कर देगा, और ये शॉर्ट लिव्ड है। ये इसका ड्रॉबैक है, इसका फायदा है। यानी कि अपन ने एसिटिलकोलिन इनहिबिटर यानी कि यूट्रोफोनियम दिया पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस को, उसमें तुरंत तुरंत रिलीफ देखने को मिलेगा। फास्ट एक्टिंग है, बट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये काम नहीं करेगा, यानी जल्दी काम करके जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये यूट्रोफोनियम टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि अपन पेशेंट को देते हैं 2 मिलीग्राम इंट्रावेनस यूट्रोफोनियम। अब इड्रोफोनियम दिया 2 मिलीग्राम। अब ये जो अमाउंट है ये भी अपन यहाँ पे थोड़ा ख्याल में और ध्यान रख के देंगे, ये भी मैं बताऊंगा क्यों। तो सबसे पहले हम 2 मिलीग्राम देते हैं इंट्रावेनस। अब सबसे पहले क्या हो सकता है कि ये दिया और पेशेंट में क्या आ गया, इंप्रूव होगी पेशेंट की कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट में प्टोसिस था, मैंने जैसे कि बताया कि सबसे पहले और मोस्ट कॉमन है जो ओक्यूलर मसल्स के जो सिम्टम्स हैं वो तो एक माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है तो उसमें प्टोसिस तो कंफर्म होगा ही होगा। तो उसका प्टोसिस अगर मान लो इंप्रूव हो गया इसकी वजह से, तो अपन ये मान के चलते हैं कि ये माइस्थेनिया ग्रेविस का ही पेशेंट है।
लेकिन अगर ये देने के बाद में भी उसकी कंडीशन में कोई चेंज नहीं है, तो अपन ने ये नहीं सोचना है कि हाँ भाई ये तो माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट नहीं, किसी और का ही होगा। अपन फिर से ट्राई करेंगे। इस बार क्या देंगे अपन, 8 मिलीग्राम इंट्रावेनस यूड्रोफोनियम। ड्रग सेम है, तरीका भी सेम है, लेकिन जो अमाउंट है वो एग्जैक्टली इसकी क्या है, 4 टाइम्स। अब यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि अपन ने पहले 2 ही दिया और बाद में 8 ही दिया, यहाँ पे 10 क्यों नहीं दिया, 4 क्यों नहीं दिया, या फिर 20 क्यों नहीं दिया, बहुत सारा देके देख लेते। तो इसका भी मैं बताता हूँ। पहले अपन देखते हैं कि जो 8 मिलीग्राम इंट्रावेनस यूड्रोफोनियम है वो देंगे। तो यहाँ भी सेम दो चीजें हो सकती हैं क्या, कि ये देने के बाद में कंडीशन इंप्रूव हो जाए। अगर कंडीशन अब भी इंप्रूव हो रही है तो ये क्या है, केस ऑफ माइस्थेनिया। यानी 2 पे हो जाए चाहे 8 पे हो जाए, कंडीशन इंप्रूव हो रही है तो माइस्थेनिया का पेशेंट है। लेकिन अगर 8 पे भी नहीं हो तो अपन ने मान के चलना है कि ये पेशेंट माइस्थेनिया ग्रेविस का नहीं है। यानी कि जो पहला टेस्ट था, इसमें अपन इसकी अमाउंट पे जो कंडीशन में इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके बेसिस पे अपन डिसाइड कर लेते हैं कि माइस्थेनिया का पेशेंट है कि नहीं है। अब यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि अमाउंट है, ये अपन ने सोच समझ के देनी है, क्योंकि जो यूड्रोफोनियम है ये बहुत जल्दी काम करता है, और ये क्या करेगा कि कोलिनर्जिक क्राइसिस कर देगा। अब यूड्रोफोनियम क्या कर रहा है, जो एसिटिल कोलिन को, जो एंजाइम उसको डिजनरेट कर रहा है, उसको इनिबिट कर रहा है। यानी कि एसिटिल कोलिन की अमाउंट बहुत बढ़ाने के लिए ये काम कर रहा है। एसिटिल कोलिन की अमाउंट बढ़ा देगा ये, और ये जल्दी काम करेगा, लॉन्ग, और ये फास्ट एक्टिंग है। तो ये क्या करेगा कि सडन जो एसिटिल कोलिन की अमाउंट है बॉडी में वो बढ़ा देगा। उसकी वजह से कोलिनर्जिक क्राइसिस आ सकता है बॉडी में। पेशेंट में स्लाइवेशन, स्वेटिंग, ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। और ये कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या है, कई बार बहुत सीवियर भी हो जाता है, उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो अपन यहाँ पे जो अमाउंट है वो लिमिटेड देंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी दे दें अपने इच्छा से कि देख लेते क्या होगा, ऐसा नहीं करना है। अपने सोच समझ के अमाउंट देनी है। और यहाँ इस टेस्ट में अपने ये भी ध्यान रखना है कि जब भी अपन ये टेस्ट कर रहे हैं यूड्रोफोनियम वाला, तो पेश अपन ने एक एट्रोपिन का इंजेक्शन तैयार रखना है। एट्रोपिन क्या है, एंटी कोलिनर्जिक है, यानी कि एसीएच के अगेंस्ट है। लेकिन बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जहाँ पे कोलिनर्जिक क्राइसिस इससे भी कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए अपन ये टेस्ट इतना फ्रीक्वेंटली ना करके और इसके जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले है आई स्पेक टेस्ट। जो आई स्पेक टेस्ट है वो है बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें क्या है कि अपन एक आई स्पेक रखेंगे कहाँ पे, आईलिड्स पे, अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट के लिए। ऐसा नहीं है कि आई स्पेक पेशेंट की रख दिया आँख पे और चाय कॉफी पीने चले गए, नाश्ता करने चले गए। अपने 2 ही मिनट तक रखना है अप्रोक्सीमेटली। बिकॉज अगर ज्यादा टाइम तक रखेंगे तो क्या होगा कि जो आईलिड्स हैं फ्रीज हो जाएंगे। अब इस पेशेंट में होना क्या चाहिए, अगर माइस्थेनिया ग्रेविस का है तो 2 मिनट तक अगर आपने आई स्पेक रखा, फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट आया, इसके आप देखो इस वाली आँख पे प्टोसिस हो रखा है, आपने वहां पे रखा आई स्पेक और 2 मिनट बाद देखा ये नॉर्मल हो गया, इसका प्टोसिस रिजोल्व हो गया। तो अगर ये कंडीशन बेटर हो रही है तो यहाँ भी क्या टेस्ट है, ये माइस्थेनिया ग्रेविस का कंफर्मेटरी टेस्ट है। आइस क्या करता है, ये करता है एक्ट एज लोकल एसिटिल कोलिन स्टेज इनिबिटर। लोकल यानी कि सिर्फ यही यही करेगा, ऐसा नहीं है कि जो बाकी की स्केलेटल मसल्स हैं, फॉर एग्जांपल शोल्डर मसल्स हैं, शोल्डर भी नॉर्मल हो जाएगा, वहाँ की मसल्स में भी स्ट्रेंथ वापस रिगेन हो जाएगी, जहां आपने रखी है वहां पे ये एसिटिल कोलिन स्टेज का इनिबिटर की तरह काम करेगा। और ये 2 मिनट तक ही रखना है। अगर 2 मिनट से ज़्यादा रख दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने आधे घंटे तक रख दिया और फिर आपने रिमूव किया, तो पेशेंट को बोलोगे आँख खोलो, आँख नहीं खुल पाएगी। तो आपको लगेगा कि इसको तो पोटोसिस सही नहीं हो रहा, डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ क्यों नहीं हो रहा होगा बेटर, या फिर ये रिजोल्व क्यों नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आईलिड्स फ्रीज हो गई, कैसे खुल जाएंगे अब। तो वही बात है, अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट के लिए रखना है, रिमूव करना है, प्रोसेस गेट्स बेटर, इट इज इन कन्फर्मेशन ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। अब अपन चलते हैं तीसरे टेस्ट पे। तीसरा टेस्ट क्या है, एंटीबॉडी टेस्टिंग। ये है मोस्ट स्पेसिफिक, वो हो गया बेस्ट स्क्रीनिंग, ये हो गया मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट। क्योंकि अगर एक ऑटोइम्यून डिजीज है तो ऑटो एंटीबॉडी तो होंगी ही होंगी। सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडीज देखने को मिल सकती है, वो है एस्ट्रल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज। ये होती हैं पॉजिटिव इन 85% पेशेंट्स ऑफ जनरलाइज्ड माइस्थेनिया ग्रेविस। अब यहाँ अपन ये भी देख लेते हैं, 3 टाइप होते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के। पहला है जनरलाइज्ड, दूसरा है ओकुलर, तीसरा है बल्बर। ये अभी मैं बताता हूँ क्या क्या होते हैं। अगर एसिटिलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज होती हैं, ये अगर जनरलाइज माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है तो 85% पेशेंट्स में ये पॉजिटिव होती हैं, यानी होंगी होंगी। और अगर मान लो ओकुलर माइस्थेनिया ग्रेविस है तो उसके 50% केसेस में ये एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे मोस्ट स्पेसिफिक जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अगर एसिटिल कोलिन, अपन ने ये एसिटिल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी देखी और अगर ये है तो माइस्थेनिया ग्रेविस है, नहीं है तो नहीं है। बिकॉज माइस्थेनिया ग्रेविस के 85% पेशेंट्स में ही ये पॉजिटिव होता है। इसका क्या मतलब है कि 15% पेशेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिसमें एसिटिलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी है ही नहीं, लेकिन उनमें माइस्थेनिया ग्रेविस तो है। सेम यहाँ पे ओकुलर माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है तो उनमें 50% केसेस में ये पॉजिटिव होती हैं, बाकी 50 में नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी में माइस्थेनिया ग्रेविस नहीं है, माइस्थेनिया ग्रेविस तो है लेकिन एंटीबॉडीज नहीं है। तो ये ऐसा नहीं होता कि अगर नहीं है, नेगेटिव टेस्ट टेस्ट है तो वो अपन रूल आउट कर दें माइस्थेनिया ग्रेविस को, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, ये कंफर्म कर देती है।
और जो ओकुलर मायोस्टिनिया ग्रेविस है, ओकुलर क्या मतलब होगा कि जनरलाइज्ड का मतलब है कि ओकुलर, फेशियल, स्केलेटल सारी मसल्स में वीकनेस आ गई, उसको तो बोलते हैं अपन जनरलाइज्ड। ओकुलर क्या मतलब है कि ओनली जो आई मसल्स हैं उनमें वीकनेस हो, ओनली आई मसल्स में वीकनेस फॉर 2 to 3 years अगर उस पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं, तो वो जो मायोस्टिनिया ग्रेविस है वो कौन सा है? ओकुलर मायोस्टिनिया ग्रेविस है। अब हम देख लेते हैं मस्क एंटीबॉडीज। मस्क मैंने क्या बताया था कि एंजाइम था जो उस फ्रेमवर्क को, जो रिसेप्टर्स थे उनको अपनी साइट पे, अपनी शेप पे बनाए रख रहा था, में रोल प्ले कर रहा था, तो उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज देखने को मिल सकती हैं। ये पॉजिटिव होती है 10% पेशेंट्स ऑफ जनरलाइज माइस्थेनिया ग्रेविस। यानी अगर जनरलाइज माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट है तो उनमें 10% पेशेंट्स में ये पॉजिटिव देखने को मिलेंगी, और पॉजिटिव इन ऑल पेशेंट्स ऑफ बल्बर माइस्थेनिया ग्रेविस। अब ये बल्बर माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? ये कंडीशन आप समझिए कि इसमें दो चीजें देखने को मिलती हैं, डिस्फेजिया और डिसआर्थरिया। यानी पेशेंट विद डिस्फेजिया एंड डिसआर्थरिया ओनली, इन दो ही चीजों में उसको तकलीफ है, इन दो से रिलेटेड ही मसल्स में प्रॉब्लम है। तो वो जो माइस्थेनिया ग्रेविस है वो बल्बर माइस्थेनिया ग्रेविस है, ना कि जनरलाइज्ड। और इस बल्बर माइस्थेनिया ग्रेविस जब भी पेशेंट में है तो वहाँ पे डेफिनेटली मस्क के खिलाफ एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगी। ये वाला मस्क एलन मस्क नहीं है, ये जो मसल स्पेसिफिक काइनेज था वो वाला मस्क है। और क्या हो सकता है? LRP4 एंटीबॉडीज। LRP4 कौन सी प्रोटीन मैंने आपको बताई थी? LRP4 और एग्रीन मिलेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे। तो अगर इनके खिलाफ एंटीबॉडीज हो तो इसको एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से जो रिसेप्टर है वो अपनी साइड पे, अपनी सही जगह पे नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, तो उनके ऊपर आकर एसिटिलकोलिन बाउंड नहीं हो पाएगा। तो ये भी काइंड ऑफ क्या काम कर रहा है? एसिटिलकोलिन की कमी को इंडिकेट कर रहा है, और उसकी वजह से मसल्स में वीकनेस देखने को मिलेगी। तो ये होता है पॉजिटिव इन 1 to 4% पेशेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। यानी माइस्थेनिया ग्रेविस के 100 पेशेंट हैं तो उनमें 1 से 4 पेशेंट में ये भी पॉजिटिव देखने को मिल सकती हैं। और कौन सी एंटीबॉडी हो सकती हैं? स्टेशनल एंटीबॉडीज। स्टेशनल कौन सी हो सकती हैं? एंटी टाइटिन, एंटी राइनोडिन। ये टाइटिन और राइनोडिन क्या होती हैं? ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होती है मसल की। ये जब अपन मसल की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में देखेंगे टाइटिन और राइनोडिन का क्या काम होता है। बस अपन ने याद ध्यान रखना है कि ये मसल की कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है और इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है। तो ये भी बेसिकली काम क्या कर रही है कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दे रही, मसल वीकनिंग कर रही हैं। तो ये सारी एंटीबॉडीज देखने को मिल सकती हैं। अब अपन ने एक चीज डिस्कस करी थी कि यूट्रोफोनियम दिया था पेशेंट को, और यूट्रोफोनियम की वजह से कोलिनर्जिक क्राइसिस आ सकता था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने बताया कि एट्रोपिन का शॉट हमेशा तैयार रखना चाहिए, उसका इंजेक्शन भर के रखना ही चाहिए साथ में, उसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि अपार्ट फ्रॉम यूट्रोफोनियम विच ड्रग कैन बी यूज्ड फॉर एंटीकोलिनेस्टेरेस टेस्ट। अब ये एंटीकोलिनेस्टेरेस टेस्ट, इसका क्या मतलब है कि एंटीकोलिनेस्ट यानी कि उस एंजाइम के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही थी, यानी कि एसीएच एस्ट्रेज इनहिबिटर्स। यानी इस टेस्ट में कौन सा और ड्रग अपन यूज कर सकते हैं यूड्रोफोनियम की जगह? तो यूड्रोफोनियम की जगह दूसरा ड्रग जो यूज करेंगे वो यूड्रोफोनियम वाली कैटेगरी से ही होना चाहिए। और वो कैटेगरी कौन सी है? एसिटिलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर। और इनमें से कौन सा ड्रग उस कैटेगरी में है? नियोस्टिग्मिन है। ये अपने ध्यान रखना है, नियोस्टिग्मिन। आगे अपन इसका जब डिस्कशन करेंगे तो अपन और भी स्टिग्मिन ग्रुप के जो ड्रग्स हैं वो डिस्कस करेंगे, जो माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में ट्रीटमेंट के लिए काम आ सकते हैं। अपन ने यूड्रोफोनिम का क्या पढ़ा था कि ये फास्टर और शॉर्ट एक्टिंग है, नियोस्टिग्मिन कंपेरेटिवली लॉन्ग एक्टिंग है, और ये भी क्या है? एसीएच स्टेज इनहिबिटर। अब यहाँ कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि मैंने जब बताया कि एट्रोपिन अपने तैयार रखना है, तो अपन ने यहाँ पे एट्रोपिन आंसर क्यों नहीं चूज किया? बिकॉज एट्रोपिन जो क्राइसिस था उसको कंट्रोल करने के लिए तैयार रखा था, ना कि इसका अल्टरनेटिव था। इसका अल्टरनेटिव थोड़ी था इससे माइस्थेनिया ग्रेविस कंट्रोल हो जाएगा, इससे माइस्थेनिया ग्रेविस नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एट्रोपिन से नहीं हो सकता, क्योंकि एट्रोपिन का काम वो है दूसरा वाला, कौन सा? एसीएच को कम करना, और एसीएच की कमी की वजह से ही तो माइस्थेनिया ग्रेविस हो रहा है। तो एट्रोपिन दे के अपन माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट को कैसे ठीक कर देंगे? यूट्रोफोनियम ठीक करके, तो प्टोसिस को नॉर्मल करके तो कंफर्म कर रहे थे कि उसको माइस्थेनिया ग्रेविस है कि नहीं है। तो बेसिकली अपन ने यहाँ पे एसिटिलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स को चूज करना है, और वो कौन सा है? नियोस्टिग्मिन है। अब अपन अगले टेस्ट पे चलते हैं, वो है रैपिड नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट यानी आरएनएस। यहाँ पे क्या होगा? नर्व को रैपिडली अपन स्टिमुलेट करेंगे। यूजुअली क्या होना चाहिए? नॉर्मली जितनी बार अपन स्टिमुलेट करेंगे उतनी बार ही जो एक्शन पोटेंशियल है वो ऐसे मिलेगा, यानी कि वो स्टिमुलेट हो रही है, अपना काम कर रही है। लेकिन अगर एक माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है तो वहां क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स। डिक्रीमेंटल यानी कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पहले देखो ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, और ये धीरे धीरे करते करते बिल्कुल डिक्रीज होता जाता है। यानी जितनी बार आप एक मसल को स्टिमुलेट कर रहे हैं, एक नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो मसल है उसमें जो एक्शन पोटेंशियल है, उसमें जो कॉन्ट्रेक्शन है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल शोल्डर मसल है, तो शोल्डर मसल आप शोल्डर का शोल्डर मसल की जो कोई काम कर रहे हैं जिसमें शोल्डर मसल इन्वॉल्व है, तो वो काम आप थोड़े टाइम के लिए कर पाएंगे, फिर आपको थकान फील होने लग जाएगी, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप बिल्कुल ही उस शोल्डर मसल को यूज करके कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो ये डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स है माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में।
व्हेन वी डू रैपिड नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट। अब इसका एक वेरिएंट है, वो क्या है? सिंगल फाइबर ईएमजी। सिंगल फाइबर ईएमजी का क्या मतलब है कि आप पूरी मसल को जो नर्व सप्लाई कर रही है उसको स्टिमुलेट ना करके आप उस नर्व को स्टिमुलेट करें जो पर्टिकुलरली उस मसल के कुछ फाइबर्स को सप्लाई कर रहा है। ये मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है। पहले बात तो अपन को ये ध्यान रखना है, सिंगल फाइबर ईएमजी में होता क्या है कि ए नर्व इज स्टिमुलेटेड एंड एक्शन पोटेंशियल आर ऑब्जर्व्ड इन मसल फाइबर सप्लाइड बाय दैट नर्व। यानी कि यहाँ पे पूरी मसल ना करके अपन उन मसल फाइबर को लेते हैं जिनमें सेम वो जो नर्व है वो सप्लाई कर रही हो। ये एक नर्व है और ये 4 मसल फाइबर दिखा दिए मैंने, और इन चारों को ये सप्लाई कर रही है। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि जब इस नर्व को स्टिमुलेट करेंगे तो इन सारे मसल फाइबर्स में जो कि इससे सप्लाइड है सब में एक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, और सब में सेम एक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, बिकॉज नर्व तो एक ही है। अब पूरे मसल को करते तो उसमें क्या हो जाता, क्या पता अगर पूरा मसल इन्वॉल्व करते तो कोई ऐसा होता है एक नर्व और भी आ रही होती है और उसको सप्लाई कर रही होती, तो उसमें उसकी वजह से भी एक्शन पोटेंशियल में चेंज आ जाता। तो अपन ऐसा ना करके सिर्फ उसी ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स को करेंगे स्टडी जिसमें एक सिंगल नर्व आ रही है, तभी तो अपने नाम दिया सिंगल फाइबर ईएमजी। तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं सबका, देख लीजिए आप, एम्पलीट्यूड सेम है, सब में ये होना चाहिए, सब में हो रहा है एक्शन पोटेंशियल बराबर हो रहा है, ये तो है नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अगर माइस्थीनिया ग्रेव्स का पेशेंट है तो उस नर्व में जब अपन स्टिमुलेशन देंगे तो वो नर्व जिन जिन फाइबर्स को कर रही है, अब उनमें किसी में एक्शन पोटेंशियल हो सकता है, किसी में नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। यानी कि एक्शन पोटेंशियल किसी नर्व फाइबर में नहीं देखने को मिल रहा है, किसी में दिख रहा है, किसी में कम दिख रहा है, किसी में ज्यादा दिख रहा है। तो ये जो पैटर्न है इसको अपन बोलते हैं जिटर। और जो माइस्थीनिया ग्रेव्स के पेशेंट है उसमें जिटर क्या देखने को मिलेगा? बहुत ज्यादा। यूजुअली भी नॉर्मल कंडीशन में भी जिटर हो सकता है, लेकिन माइस्थीनिया ग्रेव्स के पेशेंट में जिटर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये जिटर ऑन सिंगल फाइबर ईएमजी, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। अब ये सारे अपने टेस्ट देख लिए, अब अपन चलते हैं इसके ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या आएगा? एंटी कोलिनेस्टेज इनहिबिटर्स, यानी जो वो एंजाइम है जो एसिटिल कोलिन को डिजनरेट कर रहा है, खत्म कर रहा है, उसको इनहिबिट करते हैं अपन। तो कौन से ड्रग हो सकते हैं? अपन ने अभी देख लिया यूड्रोफोनिम देख लिया था, अपन ने रिवोस्टिगमिन देख लिया था, लेकिन जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सी होगी? पाइरिडोस्टिगमिन। पाइरिडोस्टिगमिन इज ड्रग ऑफ चॉइस एंड इट इज गिवन ओरली बिफोर मील। अब ये जो बिफोर मील है, ऐसा नहीं है कि कोई अब्जॉर्प्शन में इस मील का कोई रिलेशन है कि यार ड्रग को, जैसे यूजुअली क्या होता है आफ्टर मील बिफोर मील अपन उसके अब्जॉर्प्शन के हिसाब से देते हैं कि अगर खाने के बाद लिया तो अब्जॉर्प्शन बेटर होगा, खाने के पहले लिया तो बेटर होगा, तो अच्छे से काम कर पाएगा। यहाँ वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने क्या बताया था कि माइस्थीनिया ग्रेविस में सबसे पहले तो ओकुलर मसल्स, फिर फेशियल मसल्स, उनके अंदर वीकनेस आ जाती है। तो अगर मील ले रहा है पेशेंट, अगर उसको माइस्थीनिया ग्रेविस है, वो मील ले रहा है तो च्यूइंग करेगा, वो चबाएगा, तो उसकी वजह से क्या, उसके मसल्स, फेशियल मसल्स में फटीग आ जाएगा, और थोड़े टाइम के बाद में उसके लेरिंजियल मसल्स में फटीग आ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? स्वेलिंग करने की वजह से वो स्वेलो करना चाहिए था इसोफेगस में, हो जाएगा पे ट्रेकिया में, क्योंकि जो लेरिंग्स है उसकी मसल्स भी वीक होगी, जो एपिग्लोटिस है वो भी वीक हो गया, तो ट्रेकिया को कवर करने की जगह ट्रेकिया खुला ही रह जाएगा और खाना कहाँ चला जाएगा? ट्रेकिया में। तो रेस्पिरेशन हो जाएगा, उसकी वजह से चौक भी हो सकता है पेशेंट। तो ये रिस्क बढ़ाने वाला ही काम है। तो अगर पेशेंट को ड्रग देना ही है तो बेटर है ना उसको मील से पहले दो। तो पायरिडोस्टिगमिन इज गिवन ओरली बिफोर मील। अब इसको, ये ड्रग ऑफ चॉइस है, इसकी डोज क्या होगी? 30 to 60 मिलीग्राम। ये जो 30 to 60 मिलीग्राम है ये अपने पेशेंट को देना है 2 to 3 टाइम्स पर डे। और इसका जो ऑनसेट है, यानी कि ड्रग देने के कितने टाइम बाद में उसका एक्शन देखने को मिलेगा, वो होगा 50 to 30 मिनट्स में एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अगर यूट्रोफोनिक होता तो इमीडिएटली कर देता, वो फास्ट एक्टिंग है, ये कंपेरेटिवली स्लो है, लेकिन ये लंबा चलेगा, इसका ड्यूरेशन है वो 3 to 4 आवर्स काम करेगा ये, 3 से 4 आवर के बाद में अपने फिर से दे देना है। और जो माइस्थीनिया ग्रेविस है, मैंने क्या बताया कि एग्जर्शन, यानी कि वो जो एक्टिविटी कर रहा है उसके साथ बढ़ रही है, रेस्ट कर रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज और भी देखने को मिलेगी, जो पेशेंट है वो कंप्लेन लाएगा तो कैसे लाएगा कि जब वो सुबह उठा तो उसकी सारी मसल्स में स्ट्रेंथ सही थी, उसको आंखों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको प्रोसेस नहीं था, उसकी फेशियल मसल्स भी सब ठीक थी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया, जैसे जैसे दिन बीतता गया, तो उसकी जो मसल्स है उनमें वीकनेस आने लगी, उसकी आईज में प्रोसेस देखने को मिलेगा, और उसके बाकी जो स्केलेटल मसल है उनमें वीकनेस हो रही है। लेकिन जैसे इवनिंग का टाइम आता है, जैसे वो बेड पे जाता है, तो उसकी जो वापस कंडीशन है वो इंप्रूव होने लग जाती है। क्योंकि माइस्थीनिया ग्रेव्स में ये चीज हमेशा अपन ने ध्यान में रखनी है कि जो मसल वीकनेस है वो एक्टिविटी में बढ़ रही है और रेस्ट पे कम हो रही है, यानी अपने आप पेशेंट ठीक हो रहा है। तो एक पेशेंट आता है कंप्लेन लेके फॉर एग्जांपल क्लिनिक में कि डॉक्टर साहब मेरे को क्या है कि आंखों पे जो आप देख रहे हो मतलब ये तो आप एग्जामिन कर ही लोगे कि उसको प्टोसिस है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया है। वो कंप्लेन करेगा कि जो मेरे को ये कंडीशंस है, ये क्या होता है, ये मेरे को डे टाइम में जैसे जैसे दिन गुजरता है मेरी बढ़ती है, यानी मेरे को तकलीफ ज्यादा हो रही है। और इवनिंग टाइम में या नाइट टाइम में या फिर अर्ली मॉर्निंग जब उठा
तो मेरी ये कंडीशन नॉर्मल होती है, मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। फिर आपने उसका पिपिलरी रिफ्लेक्स चेक किया, तो पिपिलरी रिफ्लेक्स उसका नॉर्मल था। तो अब आप यहाँ क्या-क्या सस्पेक्ट कर सकते हो? सबसे पहले तो जो ये कंडीशंस है, प्टोसिस वगैरह, ये कहाँ-कहाँ देखने को मिल सकती हैं? हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, जो ग्रेव्स डिजीज़ है। ग्रेव्स डिजीज़ में भी प्टोसिस देखने को मिलता है। आज देख लिया माइस्थेनिया ग्रेव्स में, लेकिन अपने ध्यान रखना है कि क्रेनियल नर्व थर्ड की अगर पैल्सी हो जाए, तो उसमें भी ये देखने को मिलेगा। और एक और कंडीशन क्या है, अगर सीवियर डायबिटीज़ मेलाइटिस है किसी पेशेंट को, तो उसमें भी प्टोसिस देखने को मिलेगा। तो ये प्टोसिस वाला जो सिम्पटम वो पेशेंट लेके आया था, उसने और कोई क्लिनिकल हिस्ट्री नहीं दी, और कोई चीज़ें अपन को पता नहीं लग रही। उसने बस दिखाया कि मेरे को प्टोसिस हो रखा है। लेकिन ये इवनिंग टाइम में और डे टाइम में ज़्यादा होता है, और अर्ली मॉर्निंग में और नाइट में ये नॉर्मल हो जाता है। तो आप क्या सस्पेक्ट करोगे? आप सस्पेक्ट करोगे माइस्थेनिया ग्रेविस को, क्योंकि डे टाइम में यानी कि एक्टिविटी होने की वजह से, एक्सर्शन की वजह से ये वर्स हो रहा है, और रेस्ट पे इम्प्रूव हो रहा है। अगर क्रेनियल नर्व थर्ड की पाल्सी है, या फिर अगर ग्रेव डिजीज है, या फिर अगर उसके अंदर सीवियर डायबिटीज मेलाइटिस है, तो उन कंडीशंस में ये रात को बेटर नहीं होता, ये रेस्ट करने पे बेटर नहीं होता, ये कंटिन्यूस वैसा ही रहता। तो अपन उनको रूल आउट कर सकते हैं। तो ये एक ट्रीटमेंट हो गया। यहाँ पे आपने देखा कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, पाइरिडोस्टिग्मिन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नियोस्टिग्मिन क्यों है, क्यों नहीं है? तो नियोस्टिग्मिन अपन दे सकते हैं, लेकिन वो ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, बिकॉज नियोस्टिग्मिन भी क्या करता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलिनर्जिक क्राइसिस। यानी ये भी कंपेरेटिवली जल्दी काम करता है। और जल्दी काम क्या करेगा, तो जल्दी का काम शैतान का होता है। एसिटिलकोलिन अचानक से बढ़ जाएगा, और उसको बॉडी झेल नहीं पाएगा, और उसकी वजह से कोलिनर्जिक क्राइसिस आ जाएगा। इसको देखो कितना टाइम लग रहा है। तो ये ऐसा मानो कि पहले से होते होते धीरे धीरे हो रहा है, और ये नियोस्टिग्मिन हो गया, यूट्रोफोनियम हो गया, ये सडनली करते हैं, तो उनकी वजह से कोलिनर्जिक क्राइसिस आ सकता है। अब इससे रिलेटेड सा एक और ड्रग है, जैसे पाइरिडोस्टिग्मिन है, वैसे ये फाइसोस्टिग्मिन है। अब एग्जाम में दो ऑप्शन आ गए वहाँ पे, या फिर ऐसा आ गया कि नियोस्टिग्मिन आ गया, फाइसोस्टिग्मिन आ गया, तीसरा आ गया बोथ ऑफ दिस, चौथा आ गया नन ऑफ दिस, कि कौन सा आप एक पेशेंट को दे सकते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस को ट्रीट करने के लिए। तो आपने नियोस्टिग्मिन दे सकते हैं, ऐसा नहीं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, दे ही नहीं सकते, दे तो सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है फियोस्टिग्मिन। आप फियोस्टिग्मिन इसको नहीं दे सकते, इसलिए ऑप्शन जो बोथ ऑफ दिस है वो नहीं हो पाएगा, ना कि नन ऑफ दिस, तो वहाँ पे सिर्फ नियोस्टिग्मिन होगा। अभी फाइसोस्टिग्मिन और पाइरिडोस्टिग्मिन में फ़र्क है, सिर्फ स्पेलिंग का नहीं है, इसका भी फ़र्क है कि ये जो फाइसोस्टिग्मिन है, ये सेंट्रली एक्टिंग होता है। यानी कि एसिटिलकोलिन पूरी बॉडी में थ्रू आउट सिस्टम, सिर्फ मसल्स में नहीं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पे भी अगर इसकी वजह से कोई कमी चल रही है, कोई उसकी वजह से डिजीज़ हो रही है, तो उस कंडीशन में ही अपन ये दे सकते हैं। अब जो माइस्थेनिया ग्रेविस है वो तो पेरिफेरल डिजीज़ है, यानी जो मसल्स वगैरह न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ पे डिजीज़ है। ऐसा थोड़ी है कि ब्रेन के अंदर भी न्यूरॉन्स एक दूसरे को एसिटिलकोलिन नहीं दे पा रहे, और सिग्नल नहीं दे पा रहे, ऐसा तो नहीं है। सिर्फ न्यूरोमस्कुलर यानी कि जो पेरिफेरल मसल्स हैं वहाँ पे न्यूरॉन और मसल के जंक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे अपन सेंट्रली एक्टिंग नहीं दे सकते, क्योंकि वरना सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो नॉर्मल है उसमें एबनॉर्मलिटी कर देगा, वहाँ पे फालतू में एसिटिलकोलिन की अमाउंट को बढ़ा देगा। तो इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है माइस्थेनिया ग्रेविस में। अब दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो है थाइमेक्टोमी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट हैं उनमें 75% केसेस में क्या मिलेगा, किसी ना किसी टाइप का थाइमस ग्लैंड का अबनॉर्मलिटी। उनमें 65 में हाइपरप्लेजिया हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाती है, बाकी 10 में ट्यूमर हो सकता है। तो यहाँ पे थाइमेक्टोमी इज रिकमेंडेड इन ऑल पेशेंट इवन विद गुड मेडिकल कंट्रोल। गुड मेडिकल कंट्रोल का क्या मतलब है कि आपने पेशेंट को पाइरिडोस्टिग्मिन दिया और उसकी कंडीशन बेटर हो रही है, तो उस पेशेंट में आप थाइमेक्टोमी करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बिल्कुल थाइमेक्टोमी करेंगे। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर थाइमेक्टोमी कर लिया तो ये ऑब्जर्व किया है कि इसकी वजह से 85% केसेस बिकम सिम्पटम फ्री। यानी माइस्थेनिया ग्रेविस के 85% केसेस में तो ये सिम्पटम्स को ही रिजोल्व कर देगा, और जो बाकी 35% जो केसेस हैं उनको ड्रग फ्री कर देगा। यानी कि उसको आप ड्रग से कंट्रोल कर रहे थे, बेसिकली कंट्रोल आप सिम्टम्स को कर रहे थे, तो 85% में तो सिम्टम कंट्रोल कर देता है, और 35 में ये ड्रग्स को भी एलिमिनेट कर देता है, यानी ड्रग देने की भी जरूरत नहीं है। वरना ऐसा होता है कि लाइफ लॉन्ग आपको उसको इम्यूनो सप्रेशन वगैरह देने होते हैं। लेकिन अगर थाइमेक्टोमी कर दिया, तो जो थाइमस है वही तो इम्यून सिस्टम, वही तो एंटीबॉडी बना रही है, तो किसी ना किसी तरीके से वही तो माइस्थेनिया ग्रेविस को करा रही है। तो अगर उसको रिमूव कर दिया तो माइस्थेनिया ग्रेविस के कोई सिम्टम ही नहीं रहेंगे, ड्रग भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 35% पेशेंट्स को ये ड्रग फ्री कर देता है। तो थाइमेक्टोमी अपन को सारे पेशेंट में करनी चाहिए, उनको रिकमेंड करनी चाहिए, लेकिन कुछ पेशेंट में नहीं भी करनी चाहिए। तो अपन देख लेते हैं कौन से इंडिकेशन है थाइमेक्टोमी के। सबसे पहले तो है जो पेशेंट की एज है वो होनी चाहिए 15 साल से 55 साल के बीच में। अगर लेस देन 15 ईयर्स का पेशेंट है तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि अगर थाइमस को रिमूव कर दिया तो जो इम्यून सिस्टम है वो मेच्योर नहीं हो पाएगा, क्योंकि थाइमस का काम क्या है, मेच्योरेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। तो अगर पेशेंट की एज लेस देन 15 है तो आप थाइमस को रिमूव मत करना। इंडिकेटेड कब है, जब पेशेंट की एज मोर देन 15 है, और लेस देन 55।
लेस देन 55 क्यों है कि 55 ईयर्स के बाद में तो थायमिन वैसे ही वेस्टिजियल ऑर्गन हो जाएगा, वो कंप्लीटली डिजनरेट हो जाता है, कंप्लीटली नॉन फंक्शनल हो जाता है, वो किसी तरह का इम्यून काम करेगा ही नहीं, वो किसी तरह की एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं। तो आपको उसको रिमूव करने की जरूरत ही कहाँ है? आपने क्यों सर्जरी करनी है, क्यों चीरफाड़ करनी है? आपने उन पेशेंट्स में भी थाइमेक्टोमी नहीं करनी, क्योंकि वहाँ तो अपने आप ही थाइमस डिजनरेट नॉन फंक्शनल हो गया। तो पेशेंट की एज 55 से कम होनी चाहिए, 15 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप थाइमेक्टोमी करना। दूसरा इंडिकेशन क्या है कि जो माइस्थेनिया ग्रेविस है वो जनरलाइज होनी चाहिए। अब एक पेशेंट आ जाए उसमें सिर्फ ऑप्थेल्मिक या फिर ओकुलर माइस्थेनिया ग्रेविस है, उसमें सिर्फ टोसिस और ऑप्थिनोप्लेजिया देखने को मिल रहा है और उसके सारे मसल्स नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही हैं, तो आप उस पेशेंट में भी थाइमेक्टोमी मत करो, क्योंकि जनरलाइज्ड में ही आपने देखा है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो एंटीबॉडीज हैं वो 85% जो जनरलाइज्ड माइस्थेनिया ग्रेविस के हैं पेशेंट उन्हीं में देखने को मिलती है, और जो थाइमस क्या है वो तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी बनाता है। तो अगर ओकुलर का है, बल्बर का है, तो उन पेशेंट्स में भी आप थाइमेक्टोमी मत करो। तीसरा केस कब क्या है? जब मस्क एंटीबॉडीज अब्सेंट हो तभी आप करना। इसका मतलब उल्टा क्या हो गया कि अगर मस्क एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, अगर बल्बर माइस्थेनिया ग्रेविस का है, तो या तो वो अपने आप ही इसमें समझ लो मस्क एंटीबॉडीज कहाँ होती हैं? सारे पेशेंट हो बल्बर में, तो जनरलाइज में ही करनी चाहिए, तो बल्बर में वैसे नहीं करनी चाहिए। या फिर ऐसे याद रख लो कि जो मस्क एंटीबॉडीज है उसका थाइमस से कोई वास्ता नहीं है, वो थाइमस से मान लो कि बना ही नहीं रहा, वो कहीं और से ही आ रहे हैं, तो आप क्यों फालतू में थाइमस को रिमूव करें? थाइमस तो नॉर्मल है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी तो बना ही नहीं रहा ना, मस्क एंटीबॉडी बना रहा है, वो थाइमस का काम नहीं है। या फिर थाइमोमा, अगर पेशेंट में थाइमस का कोई भी ट्यूमर है तो आपने वहाँ पे कंफर्म थाइमोटोमी करनी ही है। उसकी एज वेज फिर आप सब भूल जाओ, क्योंकि थाइमोमा है, ये मेलिग्नेंट हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, उसकी वजह से पता नहीं क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे, तो वहाँ तो आपने थाइमोटोमी करनी ही करनी है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ थाइमोमा में ही आपने थाइमोटोमी करनी है, थाइमोमा में कर सकते हैं, जनरलाइज्ड है तब कर सकते हैं, मस्क एंटीबॉडीज एब्सेंट है तब कर सकते हैं, या फिर पेशेंट की उम्र 15 से ज़्यादा और 55 से कम है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये करने से क्या होगा, पेशेंट में सिम्टम नहीं होंगे और उसमें ड्रग्स देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। ये हो गया इंडिकेशन। अब अपन दो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, इससे अपन थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि इन माइस्थेनिया ग्रेविस करेक्ट स्टेटमेंट फॉर थाइमेक्टोमी इज। एक माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है, उसमें थाइमेक्टोमी आपने करनी है कि नहीं करनी है, करी कि नहीं करी, उसके बारे में करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है। पहला क्या है? शुड बी डन इन ऑल केसेस, बिल्कुल सही बात है, रिकमेंडेड तो है ही ना सब केसेस में। दूसरा क्या है? शुड बी डन इन केस विद ओकुलर इन्वॉल्वमेंट ओनली, मैंने अभी क्या बताया, जनरलाइज्ड माइस्थेनिया ग्रेविस में ही करनी है, ओकुलर बल्बर में नहीं करनी, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन हो गया नॉट रिक्वायर्ड इफ कंट्रोल बाय मेडिकल मैनेजमेंट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि इवन चाहे पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो रही हो मेडिसिन से, फिर भी आपने थाइमेक्टोमी करनी है, क्योंकि उन ड्रग्स को देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी फिर, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन क्या है? शुड बी डन इन पेशेंट्स एसोसिएटेड विद थाइमोमा, ऑब्वियसली थाइमोमा में तो करना ही करना है। तो यहाँ पे अब दो ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं, दो तो रूल आउट हो गए, दो करेक्ट आ रहे हैं। तो यहाँ अपन जो बेटर ऑप्शन है, मोर करेक्ट है, वो ये वाला है, क्योंकि थाइमोमा का अगर पेशेंट है तो वहां पे अपने ना एज देखनी है, ना जनरलाइज देखना है, ना अपन ने बल्बर देखना है, आपने बस उसकी सर्जरी करनी ही करनी है। लेकिन अब यहाँ पे ये वाला अपन मान सकते हैं कि थोड़ा गलत है। थोड़ा गलत कैसे हुआ कि ओल्ड केस है, ओल्ड केस में इसने एज तो नहीं बताया ना कि उस पेशेंट की एज क्या होनी चाहिए, तो अपन ऐसे मान के चल लेते हैं कि ये ऑप्शन साइज शायद गलत है, बिकॉज पेशेंट की अगर उम्र 13 ईयर हुई या फिर 70 ईयर्स हुई, तो अपन थोड़ी उसमें थाइमोमा करेंगे, थाइमेक्टोमी करेंगे, तब तो नहीं करेंगे। तो ये उस तरह से गलत हो गया, वरना ये गलत नहीं है। जैसे कि अगर ऑप्शन ये होते, पहला ऑप्शन होता है शुड बी डन इन ऑल केसेस, दूसरा होता है शुड बी डन केस ऑफ ओकुलर इन्वॉल्वमेंट, चौथा होता है नॉट रिक्वायर्ड इफ कंट्रोल बाय मेडिकल मैनेजमेंट, तो सेम है। चौथा ऑप्शन अगर ये होता शुड बी डन ओनली व्हेन एसोसिएटेड विद थाइमोमा, पहला क्या था कि अगर पेशेंट के अंदर थाइमोमा एसोसिएटेड है तो करेंगे, अब करें ओनली, यानी कि थाइमेक्टोमी का इंडिकेशन एक ही बता रहा है वो, कि अगर पेशेंट के अंदर माइस्थीनिया ग्रेव्स के साथ साथ अगर थाइमोमा है तो ये आप थाइमेक्टोमी करो, वरना मत करो। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ये वाला होगा, क्योंकि तीन तो आपने रूल आउट कर दिया तो क्लियरली गलत है, तो एक सही हो गया अपने आप। अब यहाँ पे दो आपने क्लियरली कर दिए थे, दो में से एक चूज करना था, तो मोर करेक्ट कौन सा था? ये वाला था, क्योंकि ये वाला शायद क्या पता एग्जामिनर किस मूड में था कि उसने ऐसा लिखा हो, तो अपन वहां पे इसको करेक्ट अनकरेक्ट मान लेते हैं। तो ये अपने देख लिए इंडिकेशंस। अब जो तीसरा ट्रीटमेंट है वो है इम्यूनोसप्रेसेंट्स। अब इम्यूनोसप्रेसेंट्स है उनको अपने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले है इमीडिएट रिस्पॉन्स, यानी जो फौरन रिस्पॉन्स देते हैं। ये हो सकते हैं क्या? इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यानी अपन बनी बनाई इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं इंट्रावेनस अगेंस्ट एंटीबॉडीज, यानी जो एंटीबॉडी बनी हुई थी ना माइस्थेनिया ग्रेविस में, उनके अगेंस्ट अपन बनी बनाई इम्यूनोग्लोबुलिन इंट्रावेनसली दे देते हैं। ये इमीडिएट रिस्पॉन्स देगा, इमीडिएट उस प्रॉब्लम को हील करने में, रिजोल्व करने में हेल्प करेगा। और क्या कर सकते हैं? प्लाज्माफेरेसिस। प्लाज्माफेरेसिस क्या है? बेसिकली फिल्टरिंग ऑफ ब्लड है। तो प्लाज्माफेरेसिस में अपन क्या करेंगे? फिल्टर आउट एंटीबॉडीज एक्टिंग अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। तो ये हो गया इमीडिएट रिस्पॉन्स। अब जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है वो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार बड़ा जल्दी हो जाएगा और ये तो बड़ा सही है,
लेकिन ये यूजुअली एक्सपेंसिव होता है एंड नॉट इजीली अवेलेबल। यानी कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जहाँ पे अपन ये इमीडिएट रिस्पॉन्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स और प्लाज्माफेरेसिस करते हैं। वो क्या है कि अगर रिफ्रैक्टरी माइस्थेनिया ग्रेविस है, रिफ्रैक्टरी का क्या मतलब है कि वो कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही, आप उसको ड्रग्स दे रहे हैं, आपने थाइमोक्टोमी कर दी, लेकिन फिर भी उसकी जो कंडीशन है वो रिजोल्व नहीं हो रही, इंप्रूव नहीं हो रही ट्रीटमेंट से, तो उस केस में अपन ने या तो इम्यूनोग्लोबुलिन देने हैं या फिर प्लाज्माफेरेसिस करनी पड़ेगी। या क्या सकता है कि माइस्थेनिया क्राइसिस आ जाए पेशेंट में। अब माइस्थेनिया क्राइसिस आ गया तो वहाँ पे बेसिकली सबसे पहले तो क्या हो सकता है, माइस्थेनिया ग्रेविस का क्राइसिस है, यानी कि जो मसल्स है उसमें वीकनेस बढ़ी हुई है हर मसल में, लेकिन अगर रेस्पिरेटरी मसल्स में इन्वॉल्व होगी तो अपन उस कंडीशन को बोलेंगे माइस्थेनिया क्राइसिस। अब तो थोड़े दिन पेशेंट मर ही जाएगा ना अगर उसके रेस्पिरेटरी मसल्स, डायफ्राम वगैरह, इंटरकोस्टल मसल वगैरह काम नहीं कर रही हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन नहीं कर पा रही हैं, तो ये तो क्राइसिस ही हो गया। तो उस कंडीशन में अपन ये थोड़ी देखेंगे महंगा है, अवेलेबल है, नहीं है, आपने बस कहीं ना कहीं से इसको जुगाड़ करना ही पड़ेगा और देना ही पड़ेगा इन दोनों में से कोई ट्रीटमेंट। इन कंडीशन में अपन ने इमीडिएट रिस्पॉन्स देना है। दूसरा क्या है, शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स, यानी कि रिस्पॉन्स आता है लेकिन जब आपने दवाई दे दी, जो ड्रग दे दिया उसके अप्रोक्सीमेटली 1 महीने के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ अपन कौन से इम्यूनो सप्रेसेंट दे सकते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो यूजुअल स्टेरॉइड हो गया, साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस, ये सारे ड्रग अपन देंगे और इनका जो रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा पेशेंट में वो यूजुअली अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ के अंदर धीरे-धीरे आएगा। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली देखने को मिलेगा जैसे अपने इम्यूनोग्लोबुलिन दे दिए थे। थर्ड क्या है, डिलेड रिस्पॉन्स, यानी कि यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आएगा वो यूजुअली 3 महीने से ज़्यादा का टाइम ले लेगा। और यहाँ पे जो अपन ड्रग यूज़ करते हैं वो क्या है, माइकोफिनोलेट मोफेटिल और एज़िथियोप्राइन। तो ये वाले ड्रग्स हैं। अब आप इन ड्रग्स को किस तरह से दोगे? ये वाला तो जैसे मैंने बताया कि रिकमेंडेड किसी-किसी कंडीशन में है, लेकिन ये वाले तो अपन ने पेशेंट को देने हैं ना, शॉर्ट टर्म और डिलेड रिस्पॉन्स वाले इम्यूनोसप्रेसेंट्स। तो यहाँ अपन पेशेंट को सबसे पहले तो देंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, क्योंकि रिस्पॉन्स क्या है, जल्दी दिखाता है ये। तो माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है, ऑब्वियस बात है आप उसमें जो उसकी कंडीशन है उसको जल्दी इंप्रूव करना चाहेंगे, तो आप देंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यानी कि नॉर्मल स्टेरॉइड दे दिया आपने। और जो नॉर्मल स्टेरॉइड आपने दिया है वो आप देंगे 1 महीने तक। उसके साथ-साथ आप स्टार्ट करेंगे मोफेटिल को। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने दोनों में से कोई एक ले लिया, आपने दे लिया माइकोफिनोलेट मोफेटिल एमएमएफ, तो आपने मोफेटिल इसके साथ ले लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या लगता है, 1 महीना लग जाता है और ये जो मोफेटिल है इसको 3 महीने लग जाते हैं। तो यहाँ अपन ने 1 महीने तक तो अपन ने दिया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। फिर अपन करेंगे इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को टेपर। टेपर का क्या मतलब है कि इसको धीरे-धीरे इसकी अमाउंट कम करते जाएँगे। यानी पेशेंट की जो डोज़ है वो अपन धीरे-धीरे कम करते जाएँगे और 2 महीने खत्म होते ही अपन इसको स्टॉप कर देंगे। स्टॉप क्यों कर दिया? क्योंकि 1 महीने आपने पहले दे दिया, 2 महीने तक आपने थोड़ा-थोड़ा करके दे दिया, तो 3 महीने तक तो अपने स्टेरॉइड से उस पेशेंट को मेंटेन कर लिया। अब 3 महीने बाद तो ये जो मोफेटिल अपन दे रहे हैं ना साथ-साथ में, यहाँ भी ये तो देना है, इसमें भी देना है। तो ये मोफेटिल क्या करेगा, अब 3 महीने बाद में ये एक्टिव हो जाएगा, ये काम करना स्टार्ट कर देगा और फिर लाइफ लॉन्ग उस पेशेंट को अपन ने क्या देना है, मोफेटिल, क्योंकि वो काम कर रहा है अब। और ये अपन स्टॉप कर देंगे। अब ये स्टॉप क्यों करेंगे? क्योंकि पहली बात तो यहाँ स्टॉप करने का कारण क्या हो गया कि यहाँ मोफेटिल काम हो गया और काम करना स्टार्ट कर दिया। और स्टॉप इसलिए करेंगे कि जो स्टेरॉइड्स हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट है, ये मसल वेस्टिंग को बढ़ाते हैं। तो उसकी वजह से मसल्स में वीकनेस ऐसे ही बढ़ जाएगी। माइस्थेनिया ग्रेव्स का पेशेंट आया था, उसमें मसल में स्ट्रेंथ कम थी, वीकनेस थी, यही तो चीज़ थी। आपने उसके लिए स्टेरॉइड देना स्टार्ट किए और एक लंबे टाइम तक अगर आप देते रहे, आप कंटिन्यूअसली इस पेशेंट को स्टेरॉइड दे रहे हैं और ऐसा यूजुअली देखने को मिलता भी है जब अनअवेयर होते हैं डॉक्टर या पेशेंट, तो वो कंटिन्यूअसली स्टेरॉइड ले रहे होते हैं। तो उनकी वजह से आप इन स्टेरॉइड्स की वजह से मसल्स में वेस्टिंग हो जाएगी, उनमें वीकनेस हो जाएगी। तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस को अगर लंबे टाइम तक आप ये दे रहे हो तो ये ट्रीट नहीं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि उसका काम क्या था, मसल में वीकनेस करना, और वही आप करवा रहे हो स्टेरॉइड देके। तो आप स्टेरॉइड्स कंटिन्यूअसली नहीं देना चाहते, इसलिए आप मोफेटिल स्टार्ट करते हो, लेकिन आपने इस 3 महीने के लिए तो स्टेरॉइड देने पड़ेंगे, क्योंकि इसको 3 महीने लगते हैं अपना रिस्पॉन्स देने में। तो ये अपन देते हैं। अब हम देख लेते हैं एक समरी, जो अपने अभी मैनेजमेंट जितना भी पढ़ा। पेशेंट आया माइस्थेनिया ग्रेविस का, पहले तो कौन-सा उसका हो सकता है, अगर ओकुलर माइस्थेनिया ग्रेविस ही है पेशेंट को, सिर्फ़ ओकुलर उसमें फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, प्टोसिस वगैरह, बाकी सब ठीक है, तो आपने देना है उसको पाइरिडोस्टिगमिन, ड्रग ऑफ चॉइस है। पाइरिडोस्टिगमिन दे दिया, काम हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे पेशेंट हों जहाँ पे अनसैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट इम्यूनोसप्रेशन। इम्यूनोसप्रेशन कैसे करेंगे? स्टेरॉइड फॉर 1 मंथ along with mofetil, then steroids are tapered for 2 months and then stopped and mofetil is given lifelong। तो ये अपन इम्यूनोसप्रेशन देना है। दूसरा पेशेंट आया जनरलाइज्ड माइस्थेनिया ग्रेविस का, तो आपने स्टार्ट करना है पाइरिडोस्टिगमिन, ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर आपने इस ड्रग को देने के बाद में आपने पेशेंट को इवैल्यूएट करना है क्या किसके लिए, थाइमोक्टोमी के लिए। ओकुलर वाले में अपन थाइमोक्टोमी नहीं करेंगे, मैंने बताया था जनरलाइज्ड में ही करते हैं, ओकुलर में बलवर में नहीं करेंगे। यहाँ अपन करेंगे तो यहाँ पहले अपन इवैल्यूएट करेंगे, देखेंगे पेशेंट फिट है कि नहीं है, फॉर एग्जांपल उसकी एज वगैरह देखेंगे, उसकी कंडीशन कैसी है, उसको कोई और बीमारियाँ सिम्पटम्स तो नहीं है। तो अगर वो फिट है
तो अपन ने थाइमोक्टोमी करनी है। थाइमोक्टोमी करने के बाद भी अपन को थोड़े टाइम के लिए तो इसको इम्यूनो सप्रेशन देने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ एंटीबॉडीज तो थाइमस बना के जो गया था सर्कुलेशन में अभी घूम रही है ना, तो उनके अगेंस्ट इम्यूनो सप्रेशन अपन को देना ही पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये मैंने क्या बताया था, आईजीजी टाइप की है, यानी कि लंबे टाइम से पड़ी हुई रहती हैं, लंबे टाइम तक पड़ी रहती हैं। तो थाइमस रिमूव करने के बाद में भी आईजीजी टाइप के हैं, कुछ लंबे टाइम तक पड़ी रहेंगे सर्कुलेशन में, तो उनको खत्म करने के लिए, उनको इफेक्ट कम करने के लिए इम्यूनो सप्रेशन कुछ टाइम को देने पड़ेंगे। अगर ये पेशेंट अनफिट हो गया, उसके थाइमोक्टोमी नहीं कर सकते, तब तो अपन को लाइफ लॉन्ग इम्यूनो सप्रेशन देने ही पड़ेंगे। अब थर्ड केस क्या है, अगर माइस्थेनिया क्राइसिस का पेशेंट आ गया, तो अपन ने कोई इम्यूनो सप्रेशन थाइमोक्टोमी ये नहीं देखने, सबसे पहले क्या देना है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर प्लाज्माफेरेसिस। तो ये हो गया मैनेजमेंट किसका, माइस्थेनिया ग्रेविस का, और इससे माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया कंप्लीट। अब मैंने आपको बताया था कि इसके एक छोटा भाई है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे लास्ट में, वो देख लेते हैं अपन। वो क्या है, लिम्बर्टन एटन माइस्थेनिक सिंड्रोम, एलईएमएस। यहाँ क्या होता है कि प्री सिनेप्टिक डिजीज है। वो कौन सी थी, सिनेप्सिस के अंदर या फिर पोस्ट सिनेप्टिक थी। रिसेप्टर तो यहाँ पे थे ना, तो एंटीबॉडी बन रही थी, वो तो यहाँ पे बन रही थी। तो पोस्ट सिनेप्टिक बीमारी थी कौन सी, माइस्थेनिया ग्रेविस। ये है प्री सिनेप्टिक, यानी जो ये न्यूरॉन था, इसमें ही कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी आ जाएगी, उसकी वजह से डिजीज होगी। लेकिन ये माइस्थेनिया ग्रेविस की जैसा ही है, यानी कि वहां किस वजह से डिजीज हो रही थी, बेसिकली अपन देखें तो एसिटिल कोलिन की कमी की वजह से। ऐसा नहीं कम बन रहे थे, लेकिन कम रिसेप्टर पे बाउंड हो रहे थे, रिसेप्टर पे कम बाउंड हो रहे थे क्योंकि रिसेप्टर ही कम थे। तो बॉडी ने तो क्या सोचा कि एसीएच ही कम है, एसिटिल कोलिन ही कम है, तो यहाँ पे भी एसीएच ही कम होगा। तो बाकी सिम्टम तो माइस्थेनिया ग्रेविस जैसे ही होंगे, लेकिन कुछ फर्क है। क्या फर्क है कि प्रीसिनेप्टिक है। अब प्रीसिनेप्टिक में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये जो था, इस न्यूरॉन में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, स्टिमुलाई मिलनी चाहिए, तभी जाके ये सारे जो डोकिंग प्रोटीन थे, ये सारे इस वेसिकल को ले जाके इस वॉल से अटैच कराएंगे। लेकिन वो टिप वहाँ पे स्टिमुलेशन ना हो, तो स्टिमुलेस किससे हो रहा था, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल थे, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा था, उसकी वजह से स्टिमुलस हो रहा था, और उसकी वजह से ये सारा काम आगे का हो रहा था। अब यहाँ पे अगर ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है, इनके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई, तो क्या करेंगी, इस कैल्शियम चैनल जो है उसको ब्लॉक कर देंगी, उसकी वजह से कैल्शियम का इनफ्लो नहीं हो पाएगा, और उस इनफ्लो की वजह से पॉजिटिव चार्ज भी नहीं आ पाएगा, स्टिमुलेट नहीं होगा न्यूरॉन, तो वहाँ पे क्या होगा, नो बाइंडिंग ऑफ वेसिकल्स। नो बाइंडिंग होगी तो फिर नो रिलीज होगा, अगर बाइंड नहीं हुई वेसिकल तो रिलीज कैसे करेगी। तो यहाँ पे बेसिकली एसीएच की अमाउंट यहाँ पे भी कमी हो रही है, जैसे कि माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में हो रही थी। अब यहाँ पे जो कॉज है वो क्या हो सकता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि थाइमस ने कोई ऐसी एंटीबॉडी बना दी। यहाँ पे होता है कि अगर पेशेंट को स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग है, तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग का पेशेंट होता है, उसमें एंटीबॉडी बनती है, उसमें बॉडी कुछ ऐसी एंटीबॉडी बनाती है, लेकिन वो जो एंटीबॉडी बनाती है इसके अगेंस्ट, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग के अगेंस्ट, वो एंटीजेलिकली रिजेंबल करते हैं किससे, पी क्यू टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल से। वहां पे जो एंटीबॉडी बना रही थी माइलोइड सेल के अगेंस्ट, वो किससे रिजेंबल कर रही थी, जो एस्टिलकोलिन के रिसेप्टर है उनसे एंटीजेनिकली। और यहाँ पे जो एंटीबॉडी बन रही है इसके अगेंस्ट, स्मॉल सेल कार्सिनोमा के अगेंस्ट, वो एंटीजेनिकली मिमिक कर रही है पीक्यू टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल। तो ये बनाए किसी और लिए था और एक्ट किसी और पे कर रहा है, और उसकी वजह से बीमारी हो रही है कि रिलीज ऑफ एसीएच कम है। तो इस पेशेंट में भी क्या देखने को मिलेगा, मसल वीकनेस। लेकिन यहाँ पे जो मसल वीकनेस है, मैंने आपको माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या बताया, और कहीं ना हो सबसे पहले कहाँ होगा, ओकुलर में, फिर फेशियल में, फिर स्केलेटल में। यहाँ उल्टा है, यहाँ पे जो वीकनेस होगी वो स्केलेटल मसल में सबसे पहले देखने को मिलेगी और सबसे कॉमन मिलेगी। यानी और कहीं वीकनेस हो ना हो, स्केलेटल मसल में होगी, फिर फेशियल में, फिर ओकुलर में। ये इसका इंसिडेंस है, उल्टा हो गया यहाँ पे, वहाँ पे ओकुलर पहले था, फिर फेशियल, फिर स्केलेटल था, यहाँ उल्टा है। और वहां मैंने आपको क्या बताया था, कुछ चीजें ऐसी हैं, सब कुछ खराब चल रहा है लेकिन वो चीजें ठीक है, जैसे कि जो डीटीआर था, डीप टेंडन रिफ्लेक्स था, ब्लैडर फंक्शन था, सेंसरी फंक्शनिंग थी, और जो कॉग्निशन था वो कम से कम सही थे, लेकिन यहाँ वो भी नहीं होगा। यहाँ क्या है कि जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है और जो ब्लैडर है, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व, यानी ये यहाँ पे नॉर्मल नहीं होंगे। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है किससे, माइस्थेनिया ग्रेविस से, जो कहाँ होता है, एलईएमएस में, लेम्बर्टन एटन माइस्थेनिक सिंड्रोम में। यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है, यहाँ पे भी अपन रैपिड नर्व स्टिमुलेशन करेंगे। और जो यहाँ रैपिड नर्व स्टिमुलेशन अगर आपने लो फ्रीक्वेंसी पे किया, फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेटली 2 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी पे किया, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स, क्योंकि ऑब्वियस बात है एसीएच कम आ रहा है। तो एसीएच कम आ रहा है तो उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा मसल्स में, तो यहाँ पे भी डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो एक सरप्राइजिंग चीज है वो क्या है कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फॉर एग्जाम्पल मोर देन 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे अगर आप रैपिड नर्व स्टिमुलेशन कर रहे हैं, उस नर्व को इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आप स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो जो नर्व है वो अपने आप इतनी एक्टिव हो जाएगी कि उसको कैल्शियम के इनफ्लो की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, एलईएमएस इंप्रूव्स ऑन एक्सर्शन,
मैंने क्या बताया था, माइस्थेनिया ग्रेव्स का पेशेंट है, जैसे-जैसे एक्टिविटी करेगा, जैसे-जैसे दिन गुजरेगा, उसमें जो वीकनेस है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन जो इसका छोटा भाई है लेम्बर्टन-एटन माइस्थेनिक सिंड्रोम, यहाँ पे क्या होगा, एक्सर्शन या फिर एक्टिविटी के वजह से जो एलईएमएस है वो इम्प्रूव होगा। अब इम्प्रूव क्यों होगा? क्योंकि जो हाई फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट रेस्ट पे है, तो रेस्ट में है तो उसके जो स्केलेटल मसल है, थाई की मसल है फॉर एग्जांपल, तो उनमें वीकनेस होगी। लेकिन उस पेशेंट को अगर आप थोड़ा चलने के लिए बोलें, फिर आप उसको और मोटिवेट करें, वो थोड़ा और तेज़ी से चलने लग जाए, ब्रिक वॉक्स करने लग जाए या फिर थोड़ी देर बाद वो रनिंग करने लग जाए, तो वो धीरे-धीरे उसमें जो वीकनेस है वो कम होती जाएगी, यानी उल्टा हो रहा है। क्योंकि जो उस मसल को स्टिमुलेशन मिल रहा है, उस नर्व के थ्रू वो ज़्यादा हो रहा है, और वो नर्व अगर स्टिमुलेट हो रही है तो उसको पॉजिटिव चार्ज बाहर से लेके आने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने आप में इतनी स्टिमुलेट हो जाएगी कि वो जो वेसिकल्स हैं एसिटाइलकोलिन वाली, उनको बाइंड कर देंगी मसल वॉल से, सॉरी न्यूरॉन वॉल से, और वहां से एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाएगा और वो जाके रिसेप्टर पे बाउंड हो जाएगा। यहाँ पे तो रिसेप्टर तो नॉर्मल है ही ना, यहाँ तो बस एसिटाइलकोलिन रिलीज ही नहीं हो रहा था, लेकिन अब रिलीज भी हो जाएगा, और उसकी वजह से इंक्रीमेंटल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसमें अपन देख लेते हैं, ट्रीटमेंट भी हो गया और इन्वेस्टिगेशन भी हो गई। लो फ्रीक्वेंसी पे कम था, हाई फ्रीक्वेंसी पे इम्प्रूव हो गया। तो अपने बता दिया कि भाई ये माइस्थेनिया ग्रेविस नहीं है, ये लेम्बर्टन एटन माइस्थेनिक सिंड्रोम है। इसी से बता दिया अपन ने। इसका ट्रीटमेंट क्या है? 3,4 डाइअमाइनोपाइरिडिन। ये ड्रग क्या है? ये करता है एसिटिलकोलिन की रिलीज को इम्प्रूव, बढ़ा देता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। अब अपन कुछ ड्रग्स देख लेते हैं जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं या फिर एक्सरबरेटिंग माइस्थेनिया ग्रेविस। एक्सरबरेटिंग का मतलब क्या है कि ये कंडीशन को और बिगाड़ देते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में अगर ये ड्रग दिए तो कंडीशन और बुरी हो जाएगी। और मैंने इसका निमोनिक भी क्या लिया है, एक्सरबरेटिंग का एक्सरबरेट। ई फॉर इरिथ्रोमाइसिन, यानी कि बेसिकली जो मैक्रोलिड्स हैं वो अपन इस पेशेंट में नहीं दे सकते हैं अगर उसको माइस्थेनिया ग्रेविस है। सबसे कॉमन कौन सा है? इरिथ्रोमाइसिन, या फिर जाइलोकेन, या फिर अमाइनोग्लाइसाइड्स, या फिर सिप्रोफ्लेक्सिसिन। ये कौन सी कैटेगरी में होते हैं? क्विनोलॉन्स। तो सिप्रोफ्लेक्सिसिन भी अपन उस पेशेंट को नहीं देंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम। रिलेक्सेंट्स फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल रिलेक्सेंट्स, ये भी अपन नहीं देंगे। बोटॉक्स एंड बीटा ब्लॉकर्स, ये भी उस पेशेंट को कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। एंटी मलेरियल्स फॉर एग्जांपल क्विनिनिन्स, टिमोलोल और इकोथायोपेट, ये बेसिकली अपन आई ड्रॉप्स में यूज करते हैं। अब माइस्थेनिया ग्रेव्स का कोई भी पेशेंट आया, उसमें ऑब्वियस बात है जो ओकुलर मसल वीकनेस है वो सबसे पहले होगी, सबसे कॉमन है। तो वहां अपन उसको आई ड्रॉप्स वगैरह देने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपन ने ध्यान रखना है कि उन आई ड्रॉप्स में अपन ये चीजें नहीं देंगे, क्योंकि वो जो ओकुलर सिम्टम्स आ रहे हैं वो थर्ड क्रेनियल नर्व पाल्सी की वजह से नहीं आ रहे हैं, वो माइस्थेनिया ग्रेव्स की वजह से आ रहे हैं। और माइस्थेनिया ग्रेव्स में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, टिमोलोल और इकोथायोपेट। तो ये सारा अपन ने डिस्कस किया, माइस्थेनिया ग्रेविस देख लिया, और उसके बाद में उसका जो छोटा भाई था लेम्बर्टन एटन माइस्थेनिक सिंड्रोम, ये देख लिया, दोनों में फ़र्क देख लिया। और मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। होपफुली मैंने जितना खुद मेहनत की उतना ही अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया और आपको समझ में आया। फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। होप दिस वीडियो वाज़ हेल्पफुल एंड थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।